आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की मंथली करंट अफेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं मई 2020 के अंदर। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने एक साथ दे दिए थे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं। GS1 के अंदर जितने भी टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ना आपको ये सामने, ये सारे के सारे उसमें कवर हो चुके हैं पहली वीडियो के अंदर ही। ठीक है, अभी दूसरी वीडियो GS2 का पार्ट है। GS2 के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, तो मैं इसको आई थिंक 2-3 पार्ट में या फिर 4 पार्ट भी बनाने पड़ेंगे मुझे। देखो 11 और 15 26 और 3 29 और 39 और 3 42 और 14 56 और 6 62 और 20 यानी कि 82 प्लस में 83 और 4 87 और 7 यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक 90 प्लस टॉपिक्स हो चुके हैं। तो यानी कि 3-4 वीडियो तो आप मान के चलो कि मैं आपको बना के दूंगा इस GS2 की। ठीक है, पहली जो वीडियो हमारे पास आ रही है इसके अंदर मैंने ये स्टार्टिंग के 7 + 4 + 1 यानी कि 7 और 4 11 और 1 12, ये 12 टॉपिक्स इस फर्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 15 के आसपास और टॉपिक दे दूँ। अच्छा, नेक्स्ट में 19-20 होंगे ना, 19 टॉपिक्स होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा अगली वाली वीडियो के अंदर ये 20 टॉपिक एक साथ दे दूँ मैं आपको। थोड़ी वीडियो में लेंथी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप आराम से बैठ के देख इसको। छोटी छोटी में ना वीडियो बहुत ज़्यादा बनती है, उसका कोई पॉइंट नहीं भी। अगर आपको डाउनलोड भी करनी हो यूट्यूब से तो आपके पास कम वीडियो होंगी और आपके पास समझ में भी ईजी से आएगा। तो ठीक है, आज के हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ध्यान रहे मैंने आपको आज कौन से टॉपिक करवाऊंगा। फर्स्ट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू से लेकर और ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यहाँ तक मैं आपको करवाऊंगा। और विजन का जो मंथली कंपाइलेशन चल रहा है उसमें सिर्फ एक टॉपिक पेंडिंग है अभी, इकोनॉमी। बाकी सब कुछ हो चुका है, वो भी हो जाएगा अभी, बस हो ना इसके साथ साथ ही आएगा वो भी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए ध्यान से। विजन वाले पे ज़्यादा ध्यान दो, इनसाइट के ऊपर मैं मंथली कंपाइलेशन में इतना फोकस नहीं करवाता हूँ। विजन को बहुत ध्यान से दो, उसमें बहुत मेंस राइटिंग के लिए सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है वो विजन का होता है। सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द स्टेट, जो भी हमारे देश के राज्य होते हैं उन सब के पास रिवेन्यू यानी कि पैसा खर्च करने के लिए आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। अभी पैंडमिक के दौरान ना काफ़ी कुछ लॉस हुआ था स्टेट्स वगैरह को, तो दिल्ली और आंध्र प्रदेश ने क्या किया था कि 70 से 75% एडिशनल फ़ी लगा रही थी लिकर परचेज यानी कि शराब की खरीद के ऊपर। सपोज़ करते हैं कि पहले आपका प्राइस 100 रुपीज़ हुआ करता था, ठीक है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ टैक्स लिया करती थी, मान लो 20% टैक्स लेती। अभी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस हो जाता था 120%। अब उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी 70% और लग जाएगा, ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर अगर और 70% लगेगा तो यानी कि 12 × 7 होता है 84, तो इसके ऊपर 84 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे। अब इसके टोटल प्राइस कितना हो गया 204, 204 रुपये ही हो जाएगी। तो 100 रुपये की चीज़ थी, 120 तक का उसका पहले ही प्राइस था। लेकिन पैंडमिक के दौरान स्टेट्स वगैरह के पास पैसा कम पड़ गया, तो उन्होंने क्या किया, लिकर तो खरीदेंगे लोग लिकर खरीदने से तो बिल्कुल झिझकते नहीं है, तो उन्होंने इसके ऊपर और 70 से 75% का टैक्स लगा दिया। तो उसी के बारे में न्यूज़ है। तो मैन्युफैक्चर और जो सेल होती है ना लिकर की, वो बहुत ही मेजर सोर्स होता है स्टेट के रेवेन्यू का, ध्यान रहे, मैन्युफैक्चर और सेल, ठीक है। बैन ऑन एल्कोहलिक स्केल बहुत क्रूशियल पार्ट था लॉकडाउन का। लॉकडाउन के अंदर तो बैन करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग क्या करेंगे, दे विल कीप कमिंग टू द मार्केट फॉर परचेजिंग, और वो सोशल डिस्टेंसिंग लागू नहीं हो पाएगी। लेकिन इससे क्या होगा था कि स्टेट्स को अपना जो रिवेन्यू आ रहा था ना, वो उसका बहुत क्रिटिकल सोर्स था रिवेन्यू का, उससे वो स्टेट सारे डिप्राइव हो गए थे। तो एक्साइज ड्यूटी कैसे लगाई जाती है और कलेक्ट कैसे की जाती है, एक बात का बहुत ध्यान रहे, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में दो डिफरेंस होते हैं। एक्साइज ड्यूटी हम उसके ऊपर लगाते हैं जो कि मैन्युफैक्चर होता है इंडिया के अंदर ही, ठीक है, और कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगते हैं जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बाहर के देश, चाइना से हम कुछ यहाँ पे लगाएंगे, उसके ऊपर हम कस्टम्स की ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। प्लस एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रहे। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है वो टैक्स अमाउंट जो कि उसकी फाइनल सेलिंग प्राइस के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब एक्साइज ड्यूटी का सीन ये होता है कि वो हम इसलिए नहीं लगाते हैं, वो हम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये जो गुड्स है ना उनको इसलिए नहीं बेचना चाहिए ताकि उनकी ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो कलेक्ट की जा सके। हालांकि ये एक मॉरल एस्पेक्ट हो गया है इसका, इसको ध्यान में इतना नहीं रखा जाता है, पर आपको मेजर यहाँ पे समझना ये है कि एक्साइज ड्यूटी के अंदर और कस्टम ड्यूटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अभी एक्साइज ड्यूटी लगाता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, वो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। आपको एक बात ध्यान रहे कि जीएसटी में से हम लोगों ने कुछ चीज़ों को हटा रखा है, उसके अंदर लिकर भी आता है। जैसे लिकर हो गया, शराब हो गई, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन ट्यूल होता है, ये सारा का सारा हटा रखा है। तो जीएसटी बन रहा था हमारा, तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि जीएसटी परव्यू से इन चीज़ों को हटा दिया जाए, स्पेशली लिकर को, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू आता है। तो स्टेट इसको अपने लिमिट्स के अंडर रखना चाहता है ताकि इसको टाइम टाइम पर चेंज कर सके। क्या उसका फ़ायदा होता है, बिल्कुल बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेट एक्साइज जो ड्यूटी होती है ना अल्कोहल के ऊपर, वो सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है स्टेट के ऑन टैक्स रिवेन्यू के अंदर। ऑन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है ये हम लोग नीचे जानेंगे, अभी आएगा डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा।
लाइसेंस अल्कोहल को बेचने का, उसको कन्फिस्केट करने का, यानी कि अगर जब्त करनी होगी शराब वगैरह वो सब करना। और प्रोडक्ट जो भी होते हैं ये सारे के सारे स्टेट के एक्सचेकर में आते हैं। एक्सचेकर मतलब क्या होता है? स्टेट का रॉयल ट्रेजर, जो भी स्टेट का फंड होता है, जो ओवरऑल कलेक्शन होता है, वो सब के अंदर जाता है। शराब का जितना भी पैसा होता है, उसके लाइसेंस का पैसा जाना है, उस पर कोई फाइन लगाना है, शराब जब्त की होगी तो भी, सब कुछ जो होता है वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अच्छा, जीएसटी के बारे में हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो जीएसटी का था, और ये 2017 के अंदर आया था। जीएसटी के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी और कभी भी आ सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले आगे तो अब नहीं आए, बिल्कुल आ सकते हैं ये। यहाँ पर उन्होंने एक लाइन लिखी हुई थी, अदर मेजर आइटम्स दैट आर बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। एम्बिट वर्ड का मतलब होता है सीमा, यानी कि जीएसटी की सीमा से बाहर कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो आगे थे, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारे। एक्साइज से कितनी इनकम होती है लेकर के ऊपर, तो हम लोग एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा जान लेते हैं। आपको ये इसका आईडी ज़रूर होना चाहिए। जो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने, देख ध्यान रही तो 2018-19 की बात है, उस टाइम पर 29 स्टेट्स थे, फिलहाल 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और जो लास्ट स्टेट हमारा बना था वो तेलंगाना बना था 2014 के अंदर। एक स्टेट हमारा कम हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको बाइफरबेट करके हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी बना दी है और लद्दाख की एक यूनियन टेरिटरी बना दी, तो यानी कि 29 से 28 स्टेट हो गए हमारे पास। तो 29 स्टेट्स और उस टाइम पे जो 7 यूनियन टेरिटरीज थी, उन्होंने टोटल 1.76 ट्रिलियन का अमाउंट कलेक्ट किया था एक्साइज ड्यूटी के थ्रू लेकर के ऊपर 2019-20 में। ये 16.5% हायर है जो कलेक्शन हुआ था 2018 और 19 के अंदर। एवरेज मंथली कलेक्शन जो था वो 15,000 करोड़ रुपए था, ये आरबीआई ने बताया था। प्री कोरोना वायरस प्रोजेक्शन थी वो इससे भी ज़्यादा हायर थी, यानी कि कोरोना वायरस से पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था कि ये तो और भी हाई जाएगा, वो तो पैंडमिक हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो फिर इसका प्रोजेक्शन जो था थोड़ा सा कम आ गया। स्टेट वाइज अगर देखते हैं तो कौन सा कितनी एक्साइज ड्यूटी कमाते हैं वो देख लेते हैं। सारे स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज हैं वो 1.50 ट्रिलियन की बात है, और 2019-20 के अंदर 1.75 था। अच्छा, ये 16% है कि नहीं है? देखो 25 का चेंज हुआ है कितने के ऊपर, 150 के ऊपर, तो 25/150 बनता है 1/6 यानी 16%। हाँ, 16% का चेंज हुआ है 18 से 19 का, तो एकदम करेक्ट डेटा है ये। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि 16% मैंने कैसे निकाल दिया, तो इतना मैथ्स आना चाहिए। देखो भाई, आप ना कुछ पता नहीं, आप आईआरएस में जाओगे, आप आईएफएस में जाओगे, आईएएस में, आईपीएस में, कहाँ भी जाओगे, इतना बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। मैंने एसएससी के लिए प्रिपेयर किया हुआ था, तो मुझे ये आइडिया है इस बात का कि ये परसेंटेज इतना कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं आता तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, आपको बहुत सारे आपके नीचे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स मिलेंगे इस काम को करने के लिए। बट अगर आपको आता है तो देन डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ एडवांटेज रहेगा इस चीज़ का। यूपी का उन्होंने दे रखा है 25 से 31 हो गया है, 19 से 20 हो गया है, ये सारा का सारा चेंजेस बताया कि 2018 से 2019 के अंदर कितना चेंज हुआ है। ये वाला डेटा बेशक आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए। और इसके अंदर एक चीज़ याद रख सकते हो, टॉप 5 स्टेट्स के हैं ये, ठीक है, तो इनके स्टेट के नाम जरूर याद रख लो, क्योंकि इतना अमाउंट आपको याद रखना प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन टॉप 5 स्टेट्स कौन से थे जिनके अंदर एक्साइज ड्यूटी की अर्निंग ज़्यादा हुई है, प्लस में ये वाला डेटा, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि रिवेन्यू की बात है। फिर वो कहना चाह रहा है कि कौन से सोर्सेज होते हैं स्टेट के रिवेन्यू के, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्टेट के रिवेन्यू के ना 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, पहला होता है टैक्स रिवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। एक वो पैसा जो सरकार टैक्स लेके, कर्ज होता है कर्ज, उससे लेगी, और सॉरी कर्ज कह रहा हूँ कर्ज नहीं, कर, देयर इज अ डिफरेंस। कर्ज होता है उधार और कर होता है टैक्स, हिंदी में कर बोलते हैं इसको। सरकार कर से लेती है और नॉन टैक्स वाले भी रिवेन्यू होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग टैक्स के बारे में जानते हैं। टैक्स के अंदर ऑलरेडी उसके अंदर विद इन टैक्स में 2 कैटेगरीज होती है, स्टेट का खुद का टैक्स रिवेन्यू और जो सेंटर के साथ शेयर करता है। सेंटर के साथ जो शेयर करता है वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। अब जो स्टेट का खुद का टैक्स रिवेन्यू होता है उसके 3 प्रिंसिपल सोर्सेज होते हैं। तो देखो कैटेगराइजेशन कितना हो रहा है, पहले 2 थे, फिर उसके अंदर स्टेट का जो टैक्स वाला था उसके अंदर और 2 हैं, और उसके अंदर भी स्टेट का जो खुद का है उसके 3 प्रिंसिपल्स हैं। वो 3 प्रिंसिपल्स क्या है उनके ऊपर हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं। टैक्सेस ऑन इनकम, यानी कि जो प्रोफेशन हो गई, ट्रेड हो गई, कॉलिंग वगैरह हो गई, एम्प्लॉयमेंट, उनसे जो टैक्स आएगा वो स्टेट की रिवेन्यू में जाता है। प्रॉपर्टी का, कैपिटल का ट्रांजैक्शन जो होता है, यानी कि लैंड रिवेन्यू हो गया, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन फीस होती है प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में। बाकी जो कमोडिटीज़ होती है जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, वैट, सेंट्रल रिसीट होती है टर्नओवर टैक्स की, बाकी रिसीट होती है स्टेट एक्साइज की। तो ये 3 जो होते हैं ये ऑन टैक्स रिवेन्यू के अंदर आते हैं, स्टेट के ऑन टैक्स के अंदर। नॉन टैक्स के अंदर कितना रहता है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो सारे नॉन टैक्स में आता है। ये वाला डेटा वो है जो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ये आपके अगर परसेंटेज भी याद कर सकते हो तो याद कर लेना, ड्रॉ करना है तो ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा डेटा है। और ये डेटा किसका है? इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च का है। फाइनेंशियल ईयर तो 2018 से 2020 तक का है, तो 2020 का और 21 का एग्जाम दोगे उसमें काम आ सकता है बिल्कुल। स्टेट का जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है वो 8% होता है। ग्रांट जो
मिलती है वो 20% की होती है। सेंटर जो शेयर करता है 26% होता है, लेकिन जो खुद का रिवेन्यू होता है वो 46% होता है। यानी कि स्टेट जितने भी अर्निंग करते हैं उसमें अराउंड 50% के आसपास, 46 इज अराउंड टू 50, वो स्टेट अपने खुद के टैक्स रिवेन्यू से लेता है। इसको फर्दर अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हमारे स्टेट का खुद के टैक्स रिवेन्यू में, तो स्टेट का जो जीएसटी आता है वो ऑन एन एवरेज आई थिंक 40% इसको मान के चल सकते हैं हम लोग। वैट जो आता है 21.5% आता है। वैट मेनली इनका फ्यूल से आता है, जो पेट्रोलियम का सेल होता है। और लिकर के एक्साइज से हम लोगों को तकरीबन 12% के आसपास मिलता है। प्रॉपर्टी और कैपिटल की जो ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो होते हैं 11.2, व्हीकल्स के ऊपर 5.7, और बाकी जो बच गया वो सारा का सारा 9.8% के अंदर आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट जो है वो रिसोर्सेज क्या क्या मेंटेन करता है अपने रेवेन्यू के लिए। व्हाट इज़ दरबार मूव इन JNK ऑल अबाउट? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दरबार मूव है, ये किस चीज़ के बारे में, क्या है दरबार, ये मूव क्या है? तो जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट ने सेंटर और यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अब एक यूटी बन गया ना, तो उसके यूटी से पूछा है कि भैया ये आप एक फाइनल कॉल लो कि दरबार मूव जो 148 ईयर ओल्ड की प्रैक्टिस है, इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हो श्रीनगर और जम्मू के बीच में या नहीं। तो हम लोग जान लेते हैं क्या ये एक सेंचुरी ओल्ड है, यानी कि 100 साल से भी पुरानी ज़्यादा एक प्रैक्टिस है गवर्नमेंट की। इसमें क्या होता है कि 6 महीने तक एक जगह पर कैपिटल होती है, 6 महीने तक एक जगह, 6 महीने तक जम्मू को बना के रखते हैं कैपिटल, और 6 महीने तक ये लोग श्रीनगर को कैपिटल बना के रखते हैं। इसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि क्या इस प्रैक्टिस को अब आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इस प्रैक्टिस की स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर, जब रणबीर सिंह थे महाराज जम्मू एंड कश्मीर के। वो क्या करते थे, अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते थे श्रीनगर समर के अंदर। यानी कि देखो उस गर्मी जब होती है तो क्या कहते हैं, जम्मू वाले एरिया में थोड़ी गर्मी हो जाती है, तो वो कर जाते थे गर्मी के मौसम में शिफ्ट कर जाते थे श्रीनगर। वहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है ना, तो गर्मी का मौसम वहाँ निकालते थे। जब वहाँ ठंड का मौसम आता था, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी, तो वापस वहाँ से जम्मू आ जाते थे। तो यही वो करते रहते थे। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण ये दरबार मूव का मूवमेंट होता था। गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती रही श्रीनगर में, जो समर कैपिटल थी स्टेट की, और अक्टूबर तक, और उसके बाद नवंबर में वो नवंबर के फर्स्ट वीक से वो जम्मू के अंदर वापस मूव कर जाते रहे। इसमें सैकड़ों ट्रक का यूज़ किया जाता था, जो फर्नीचर हो गया, ऑफिस की फाइल, कंप्यूटर और बाकी रिकॉर्ड्स थे, उन सबको मूव कराने के लिए। जो रीजनल पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने एडवोकेट किया, एडवोकेट मतलब सपोर्ट किया है कि भाई ये जो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। इससे क्या होता है, उन्होंने कहा कि इमोशनल इंटीग्रेशन होता है। जो दो डाइवर्स लिंग्विस्टिक और कल्चरल रिलीजन थे ना, जम्मू और कश्मीर दोनों आपस में, इसमें कुछ ना कुछ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है। जम्मू के लोगों की थोड़ी लैंग्वेज का डिफरेंस है, कल्चर का। कश्मीर का थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंस। तो उन्होंने कहा कि जब मूवमेंट होती रहती है गवर्नमेंट की, तो इमोशनल इंटीग्रेशन होता रहता है। तो आप प्लीज़ इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। ये किसने बोला है? रीजनल पार्टीज़ का कहना ये है। क्रिटिसिज्म क्या है इसका, ठीक है। जो दरबार मूव होता है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम और एफर्ट और एनर्जी होता है, वो वेस्ट होता है एक अननेसेसरी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत टैक्सिंग होता है वो, और इट नर्चर्स इनएफिशिएंसी एंड लीड टू लैक ऑफ गवर्नेंस। इस पॉइंट को समझना जरूरी है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आपके गवर्नमेंट को इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि आप इमोशनल इंटीग्रेशन बना के रखो जब आप एक जगह के ऊपर भी हो। अगर आपको इमोशनल इंटीग्रेशन बनाने के लिए बार बार इधर से उधर मूव करना पड़ रहा है, तो ये आपकी लैक ऑफ गवर्नेंस। आप अपनी गवर्नेंस को ढंग से कीजिए, इंप्रूव कीजिए। सेम नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है जस्टिस डिस्पेंसेशन को और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी। देखो जस्टिस डिस्पेंसेशन के अंदर भी यही होता है, क्योंकि फाइलें वगैरह एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जस्टिस डिलीवरी के अंदर और रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने में, इवन जो सिटीजन्स होते हैं उनको कभी 6 महीने के लिए इधर वाले लोकेशन में आना पड़ेगा, 6 महीने के बाद होगा तो उधर जाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर जस्टिस को डिस्पेंस करने में भी डिले हो जाती है, क्योंकि रिकॉर्ड जो होते हैं वो 6 महीने तक एक जगह पर अवेलेबल ही नहीं होते हैं। दूसरी जगह जाएंगे फिर क्या गारंटी है कि वो उसी इंसान के पास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं यूनियन टेरिटरी के, जो नेचर के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी नेचर, और बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो एक ट्रेमेंडस रिस्क के ऊपर होते हैं, क्योंकि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है जम्मू श्रीनगर के अंदर, और साल में 2 बार आप कवर करते हो। तो और वो भी सारे के सारे हायर ट्रक्स होते हैं, गवर्नमेंट के खुद के ऑफिशियल नहीं होते हैं। तो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। कश्मीर का रीजन वैसे भी बहुत ही वॉयलेंट रहा है काफ़ी टाइम से, और उसमें बहुत से इश्यूज़ रहे हैं, बहुत सारे ब्लास्ट वगैरह होते रहे हैं, बहुत सारे अबडक्शंस हुए। तो पता नहीं चल सकता कि क्या किस टाइम पर कौन सा डेटा कौन चुरा ले, किसी ट्रक्स वगैरह को ब्लास्ट कर दे, कितना बहुत प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। तो रिस्क की चीज़ है ये। हाई कोर्ट का इसमें क्या कहना है? हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत रैशनल है, इसमें बहुत सारा पैसा, रिसोर्सेज है, ये सब जो है तो बहुत यूज़ किया जाता है, इसको बचाया जा सकता है लोगों के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसको यूटिलाइज़ करो प्रोपेगेट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के कल्चर और हेरिटेज को, कम्युनिटीज़ के। उन्होंने कहा कि इवन इस एक्सपेंडिचर को आप कोविड-19 के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए भी बचा सकते हो। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मॉडर्न वेदर कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अब इस
मैकेनिज्म को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय की ज़रूरत थी, उस समय के हिसाब से वो ठीक था। आज की डेट में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये 2 सिटीज़ वाला जो ये डायग्राम ये आप देख लीजिए एक बार, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, ये जो मैप दिखा रखा है ना, इस तरीके से इनकी मूवमेंट होती है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाएगा। 52 ऑफिसेज होते हैं जो मूव करते हैं कैंप के अंदर, 33% होते हैं, और 10 ऑफिशियल्स होते हैं विच आर लेस और एवरी ऑफिस मूव्ड। तो थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तकरीबन 200 ट्रक्स के अंदर मूव किए जाते हैं। 15,000 रुपये पे किए जाते हैं अलाउंस हर एम्प्लॉय को ट्रैवल का, और 2,000 से ज़्यादा रूम्स बुक किए जाते हैं तकरीबन 79 होटल्स के अंदर श्रीनगर के अंदर। 145 ईयर्स पुरानी ये एक प्रथा है कह सकते हो, या फिर एक मैकेनिज़्म कह सकते हो जो उस टाइम चल रहा था। तो मई और अक्टूबर के अंदर वो श्रीनगर में होते हैं गर्मी के सीज़न के अंदर, और नवंबर से अप्रैल के अंदर वो वापस जम्मू में आ जाते हैं। ये वो इस पूरे के पूरे जो ट्रैक दिखाई दे रहा है ना आपको रेड कलर का, ये है वो दरबार। कोऑपरेटिव बैंक्स कम अंडर सरफेसी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि भैया एक तो जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सरफेसी एक्ट के अंदर आते हैं। सरफेसी एक्ट क्या है और ये इशू क्यों निकल के आ रहा है, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी बताया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं ना किसी भी एक्टिविटी में जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होती है, और जिसका जो मीनिंग होता है बैंकिंग कंपनी, जिसका जो मीनिंग कवर होता है ना बैंकिंग कंपनी के अंडर, और पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि वो कानून बना सकते हैं वहाँ के प्रोसीजर के लिए, ताकि उसकी जो लोन वगैरह की रिकवरी हो वो बहुत ईजिली हो सके। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो होती है सरफेसी एक्ट के अंदर आते हैं। इशू क्या है, ये जजमेंट तब आया जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जो डिसीजन लिए थे हाई कोर्ट ने उसके ऊपर। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, क्या इनको इनको भी बैंक्स बुलाना, ये जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बैंकिंग एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता है, और क्या पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि इनके फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, उन सबको रेगुलेट करने के लिए वो कानून बना सकता है पार्लियामेंट या नहीं बना सकता है। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा है, एक 5 जजेस की बेंच बैठी थी जिसको हेड किया था जस्टिस अरुण मिश्रा ने। उन्होंने कहा था कि मीनिंग ऑफ बैंकिंग का है ना, वो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से कन्फाइन नहीं है, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर गिवन है। तो बैंकिंग जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया एंट्री 45 और लिस्ट 1 के अंदर। फिर जो डिसीजन है रुस्तम कावजी कूपर का 1970 वर्डिक्ट का, उसमें ये कोई डाउट नहीं छोड़ा उन्होंने ये बताने के लिए कि जो बैंकिंग होती है ना कोऑपरेटिव बैंक की, वो भी उसी के अंदर आती है। एम्बिट का मतलब फिर से आ गया लिमिट, उसी एंट्री 45 और लिस्ट 1 के अंदर आती है। इसलिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे वो बैंक्स की कैटेगरी में ही आएंगे, जो कि डिफाइंड होंगे सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर सरफेसी एक्ट के। सरफेसी एक्ट के आप नीचे पढ़ेंगे, और इनकी जो रिकवरी प्रोसीजर होगी वो सारी की सारी वही होगी जो नॉर्मल बैंक्स की होती है। रिकवरी प्रोसीजर किस चीज़ की, जब बैंक कोई लोन दे देता है किसी को, और अगर वो कोई इंसान लोन को रिपे नहीं कर पाता है, तो बैंक के पास एक पावर होती है कि वो उनकी जो भी कोलेट्रल जो भी गिरवी रखा होता है उस सबको बेच कर, उसकी ऑक्शनिंग करके, नीलामी करके, वो सारा का सारा लोन का पैसा जो है रिकवर कर सकता है। अब हम जानते हैं सरफेसी एक्ट क्या है। सरफेसी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। क्या इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए? बिल्कुल याद होनी चाहिए, प्रीलिम्स के अंदर आ सकती है ये। ठीक है, 2002 का ये एक्ट है। इससे क्या होता है, बैंक्स को जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उन वो ऑक्शन करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। जब उनके बोरोवर्स लोन रिपे नहीं कर पाते, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना। अगर सपोज करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो रियल में मत समझना, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझको 10 लाख रुपए दे दो, वो लोन चाहिए मुझे अपने कोई भी काम के लिए चाहिए, तो मुझको बोलते हैं भैया आप 10 लाख रुपए लेके जा रहे हो, कुछ गिरवी रख के जाओ, अगर आप रिपे नहीं कर पाए तो हम अपना पैसा रिकवर कैसे करेंगे। तो मैं उनको अपनी एक प्रॉपर्टी के कागज़ दिखा देता हूँ कि जिसकी उस टाइम के मार्केट में हिसाब से तकरीबन उसकी कीमत जो है वो 10 लाख के आसपास है। ठीक है, रख देता हूँ। मान लो मेरा 2 साल का लोन का टाइम था और मैंने उसको लोन को रिपे नहीं कर पाया, तो बैंक वाले क्या करेंगे कि मेरे को टाइम पीरियड देते हैं कि इतना तक रिकवर कर दो, नहीं हो पाता तो क्या करेंगे, बैंक वाले मेरी प्रॉपर्टी के पेपर लेंगे, ऑक्शनिंग करेंगे, नीलाम कर देंगे मेरी प्रॉपर्टी को। मेरी प्रॉपर्टी जितने में बिकेगी वो सारा का सारा पैसा बैंक वाले रख लेंगे और अपना जो लोन का अमाउंट था वो रिकवर कर लेंगे। तो ये पावर उनके पास कहाँ से आती है? ये पावर आती है उनके पास सरफेसी एक्ट के साथ। इससे क्या होता है कि बैंक्स अपने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं ना, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, वही जो होते हैं जो उनको लोन को रिकवर रीपे नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको कम कर देंगे, ऐसे उनके पास बहुत कम हो जाएंगे। ये इफेक्टिव तभी है जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं ना, जहाँ पर बैंक्स जो है इन्फोर्स कर सकता है अंडरलाइन सिक्योरिटी। सिक्योर्ड लोन्स के केस में ही ये सरफेसी एक्ट जो है इफेक्टिव होता है। और ये प्रमोट करता है कि हम लोग एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी सेटअप करें, और एक एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी यानी कि ARC और SSC ये सेटअप करें, जो डील करेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ जो कि एक्यूमुलेट हो चुके हैं बैंक्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंट्री के लिए, इसके ऊपर न्यूज़ में आती रहती है आगे पीछे, लेकिन आप लोगों को डिटेल में भी पता होना चाहिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। ज़रूरत क्या है, RBI की रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ 1551 यानी कि 1551 के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे
31 मार्च 2018 तक हमारे पास, और 96,000 हमारे पास रूरल कोऑपरेटिव बैंक थे 31 मार्च 2017 तक, विद द लेटर अकाउंटिंग 65.8% टोटल एसेट साइज ऑफ ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, उसमें 65.8% जो एसेट का साइज़ है ना, वो लेटर यानी कि ये जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, इनके अंडर आता है। रिसेंटली क्राइसिस हुआ था पंजाब और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, अदर सच लेंडर्स एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जिसके कारण जो लेंडर्स है, जो लेने वाले होते हैं पैसे, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स की कमी को, खामियाजी को सबके सामने ला के रख दिया। तो वहाँ पर भी एक ऐसा इशू हुआ था, ठीक है ना। आफ्टर द सेंट्रल बैंक सुपरसीडेड द लेंडर्स बोर्ड्स आफ्टर अनकवरिंग सेवरल इरेगुलरिटीज़। बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, एक बहुत मेजर एक चीज़ मैं आपको एडिशनली ऐड करके बता देता हूँ। आरबीआई के पास ना फुल पावर नहीं होती कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने की, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक्ट होता है, उसके अंदर वो इनको रेगुलेट करते हैं। अगर आरबीआई जो अपना जो लोन होता है ना, वो फुली शो नहीं करता है आरबीआई को, तो आरबीआई उसको पनिश कर सकता है किसी फॉर्म के अंदर, ठीक है। और 3-4% का कुछ चेंज भी अगर आता है तो भी आरबीआई उनको पनिश कर सकता है। रिकॉग्नाइज की कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उनको सर्फेसी राइट होते हैं, ये इनेबल करता है कोऑपरेटिव बैंक्स को, उनको बेटर कंट्रोल मिलता है अपने जो डिफ़ॉल्ट्स और जो हैंडलर्स होते हैं ना, यानी कि जो लेंडर्स वगैरह होते हैं, उन सबको रेगुलेट करने के लिए। तो सरफेसी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन दे दी है, और इसका मतलब ये बैंकिंग की डेफिनेशन के अंदर आ गए हैं। यही आपको जाना था। नीड फॉर वाला पार्ट भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें डेटा बहुत अच्छा दिया है उन्होंने। हालांकि देखो इन्होंने 2018 और 17 का डेटा यूज़ कर रहे हैं, अभी 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब ये वही डेटा है जो आरबीआई ने अभी तक अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ होगा। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस का अगर न्यूज़ में आएगा, एग्जाम में आएगा भी, तो ये एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं पूछेंगे। वो यही पूछेंगे कि ये इशू क्या था, आपको एक लाइन में ये लिखना होगा। प्लस में इसके बाद का ऊपर का जो क्वेश्चन बनाया था हमारा, सरफेसी एक्ट क्या होता है, ये सब यही क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्योंकि प्रॉपर वो किस्सा नहीं पूछेंगे आपसे। हमारी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जो 4G इंटरनेट का ऑर्डर है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके ऊपर कुछ बताया गया है। अब उससे पहले हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट हमारा आर्टिकल 124 के अंदर आता है, आपको पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैक्सिमम जो जजेस की वो लिमिट है वो 34 जजेस की है, लेकिन करंटली कितने हैं? करंटली 32 हैं, दैट इज़ 31 + 1। और अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम शरद अरविंद बोबडे जी है। मैं सबकी शॉर्टकट से याद रखता हूँ। ही इज़ द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनसे पहले जो 46 थे वो हमारे रंजन गोगोई जी थे, जिनको रिसेंटली राज्यसभा के अंदर एज ए नॉमिनी इलेक्ट कर लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो 1950 से हुई थी, और 1937 से 1950 तक हमारा फेडरल कोर्ट हुआ करता था। और जो हमारे 1950 में जो हमारे पहले चीफ जस्टिस थे, फर्स्ट CJI, उनका नाम था H.J. कानिया। उनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी 1950 के अंत के अंदर ही। और राज्यसभा की अगर हम लोग बात कर रहे थे, जैसे रंजन गोगोई जी का राज्यसभा के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो राज्यसभा में आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो लिमिट है ना, वो 250 मेंबर्स की है। करंटली 245 चल रहे हैं, जिसमें से 12 जो होते हैं 245 हैं, तो 233 + 12 यानी कि 12 जो होते हैं हमारे नॉमिनीज़ होते हैं। नॉमिनी कौन से होते हैं मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। CLA लिखो, क्लास लिखो, CLASS। अब इसमें C को कैंसिल कर दो, L से लिटरेचर, A से आर्ट, S से साइंस और S से सोशल सर्विस। इन फील्ड के होते हैं LASS फील्ड से 12 लोग होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और राज्यसभा का आपको पता होगा कि कॉन्टीन्यूस रहता है, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। 6 ईयर्स का अपॉइंटमेंट होता है। और जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, जो कि श्री वेंकैया नायडू जी है। एक चीज़ आपको पता होगी कि जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर किया जा सकता है, राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस आप नहीं कर सकते हो। ओके, आगे हम बात करते हैं कि अब हमारी न्यूज़ क्या है। न्यूज़ में एक चीज़ और बताता हूँ, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की बात की जा रही है। तो अगस्त 2019 से पहले हमारे 29 स्टेट्स थे और 7 यूटीज़ हुआ करती थी। आज की डेट में हमारा 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। ये कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। 29 स्टेट्स तो जम्मू एंड कश्मीर को बाईफैब्रिकेट कर दिया गया था। उसमें 2 यूटीज़ बनाई थी इन्होंने, लद्दाख + जम्मू एंड कश्मीर। तो उन्होंने जब 2 यूटी बनाई तो हमारी 9 यूटीज़ होनी चाहिए थी ना यहाँ पर, फिर 8 कैसे है? 8 इसलिए क्योंकि अभी जनवरी 2020 के जनवरी 26 को जो दादर एंड नागर हवेली थी उसको मर्ज कर दिया गया था दमन एंड दीव के साथ। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव जो है ना, वो बस 35 किलोमीटर के ही डिस्टेंस के ऊपर हैं, लेकिन आज के इनको मर्ज करने के बाद भी जो इनका बजट है और जो इनके सेक्रेटरीज़ हैं वो अभी भी अलग अलग ही सेटअप हैं।
अभी उनका मर्ज हो नहीं पाया, एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी काम चल रहा है। और जो नया नाम है ना इसका, वो नया नाम दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, डी एंड डी, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये इसका नया नाम है। ये आपको पता होना चाहिए था। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम अपनी मेन न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। थोड़ी ज़्यादा हो गई थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो 4G इंटरनेट को यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की वहाँ पर रिस्टोर नहीं कर सकते अभी। तो कुछ कारण भी दिया होगा, जान लेते हैं। बट कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है सेंटर को और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि भैया आप एक कमेटी बनाओ सेक्रेटरीज़ की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हो, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से हो, जो कि इसको रिव्यू करें और ग्राउंड की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर कोई दे शुड टेक अ कॉल, उनको कुछ जायज़ा करना चाहिए वहाँ पे क्या चल रहा है। ये जो हाई पावर्ड कमेटी होगी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं वो इसको हेड करेंगे और वो देखेंगे कि क्या क्या कंटेंशंस, व्हाट आर द कंटेंशंस रेज्ड बाय वेरियस पटिशनर्स, कि क्या क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये जो भी लोग हैं यहाँ के। अब थोड़ा सा इसमें पीछे की तरफ चलते हैं, इसमें हुआ क्या था, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या बनाई गई हैं, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दिस वर्डिक्ट। There is a need to ensure that national security and human rights are balanced. JNK UT has plunged into crisis. Plunge का मतलब होता है डूब जाना। देखो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेररिज्म का एनीवे बहुत सारी न्यूज़ आती रहती थी, और अभी कंसर्न्स ये हैं कि वहाँ पर कोविड-19 के जो पेंडेमिक के कारण बहुत सारी हार्डशिप्स भी चल रही हैं। ऊपर से आप लोगों ने 4G को हटा करके उसको 2G कर दिया है। तो कोविड के टाइम पर ऐसी इंटरनेट फैसिलिटी का ना होना एनीवे एक बहुत ही एक लो प्रोफाइल स्टेटस मिल जाता है वहाँ की यूनियन टेरिटरी को। वहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। बेंच ने ये भी रेफ़र किया कि एक पहले का जो डिसीजन था अनुराधा भसीन केस जो था 2020 का, अनुराधा भसीन जी हैं जो वो एक जर्नलिस्ट हैं कश्मीर टाइम्स की, उन्होंने केस किया था, ये पिटिशन डाली थी आर्टिकल 370 जो हटाया गया था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बैकग्राउंड क्या है, अगस्त 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे जो मोड ऑफ कम्युनिकेशंस थे ना वो बंद कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था ना आर्टिकल 370 के अंदर, वो हटा दिया गया था। तो इवेंचुअली जो सर्विसेज थी उसके बाद कुछ टाइम बाद उनको पार्शियली रिस्टोर किया गया था। ठीक है, जैसे कि 4G के इंटरनेट की स्पीड थी उसको 2G करके रिस्टोर कर दिया था। आज की डेट में आप डेटा यूज़ करते हैं, आपको पता है 4G के अलावा कुछ चलता ही नहीं अच्छे से, 3G भी ढंग से काम नहीं करता, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 2G दे रखा है इन्होंने, तो पार्शियली रिस्टोर किया है। अ प्ली वॉज फाइल्ड बाय फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 की सिचुएशन है कश्मीर के अंदर और आपको इंटरनेट की जो हाई स्पीड है उसको रिस्टोर कर देना चाहिए, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि भैया 4G की सर्विस को रिस्टोर करने के लिए यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी प्रॉब्लम हैगी। उन्होंने कहा कि टू कीपिंग इन माइंड टू इन द व्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मना कर रहे हैं कि 4G अभी हम लोग रिस्टोर नहीं कर सकते। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या किया जा रहा है इंटरनेट के शटडाउन का, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वर्चुअली एब्रोकेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। जो 7 मिलियन पीपल्स उस रीजन में रह रहे हैं, यानी कि 70 लाख लोग जो उस रीजन में हैं, डेफिनेटली दे गेट पैरालाइज, देयर लाइफ गेट्स पैरालाइज। उनको एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन का, वो उनको पता नहीं है दो इस दुनिया के अंदर बाकी जगह पे क्या हो रहा है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह आ नहीं पा रही है। स्लो इंटरनेट में चीज़ें काम नहीं करती, आपको वीडियो भेजना है, आपको ईमेल में कोई अटैचमेंट भेजनी है, डेफिनेटली टेक्स टाइम। शटडाउन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज ने बहुत सारे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ला दिए हैं, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है, कॉमन पीपल बहुत हाईली इफेक्ट हो रहे हैं। तो व्हाट प्रोसीजर डज द गवर्नमेंट फॉलो टू सस्पेंड द इंटरनेट सर्विसेज, ये हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली लाइन जो है ना ये वाला, इसको नोट डाउन करके रख लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है 1973 का, और टेलीग्राफ एक्ट होता है 1885 का। ये तीन जो लॉज है ना ये डील करते हैं सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज के साथ। 2017 से पहले जो ये सेक्शन 144 था सीआरपीसी का, यही इसी के थ्रू इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जाता था। बट 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि जो टेम्पोरल सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज है, पब्लिक इमरजेंसी पब्लिक सर्विस रूल जो कि टेलीग्राफ एक्ट के अंदर आता है, वो गवर्न करेगा सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट। ये जो रूल्स हैं इनकी पावर आती है सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जो बात करता है इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस की इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि अगर देश को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को लगता है कि सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात है तो आपके जो मैसेजेस वगैरह हो सकते हैं उनको इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं, आपकी कॉल को, एसएमएस को।
अनुराधा भसीन केस क्या है 2020 का? कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है एंड जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी कैरी ऑन द ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन, आप कि क्या फ्रीडम, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेशन बिजनेस ऑक्यूपेशन ओवर द इंटरनेट, ये एक इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि उन्होंने बोला कि ये बात तो सही है, ये सारी चीज़ें फ्रीडम तो है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है। किसमें है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में। लेकिन वाइल सच फ्रीडम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि अल्टीमेट फ्रीडम नहीं है, इस पर कुछ ना कुछ स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ना, इट शुड बी ऑन द कॉन्सोनेंस विद द मैंडेट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सोनेंस का मतलब उन्होंने कहा कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ये सारे के सारे तालमेल के साथ लगाए गए हैं कि भैया, और ये इंक्लूड करता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है ना, एक लीगल मेथड होता है जो ऐसे कुछ टफ केसेस होते हैं ना, जो हार्ड केसेस, उसमें टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया जाता है। क्यों? ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है ना, लेजिटिमेट राइट्स होते हैं ना, वो कोलाइड करते हैं आपस में। अभी देखो, फंडामेंटल राइट जो है वो सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से कोलाइड कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है कि कॉन्सोनेंस देती है, तालमेल बनाने की कोशिश करती है। तो उन्होंने क्या किया कि भैया इंटरनेट बिल्कुल तो रिस्टोर नहीं कर सकते हाई स्पीड का, तो एक काम करते हैं 2G तक का रिस्टोर कर देते हैं, ताकि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को कुछ तो चले। अगर आपका 30 सेकंड में गूगल का पेज खोल रहा है तो एटलीस्ट खोल तो रहा है, लेकिन बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दे हैव ट्राइड टू इंक्लूड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पेनल्टी सेंटेंसिंग इन ट्रायल कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट क्या होता है, इसके बारे में ये जान लेते हैं। ट्रायल कोर्ट वो होता है जहाँ पर आपका केस स्टार्ट होता है, जहाँ पर दोनों साइड के जो लॉयर्स वगैरह होते हैं अपने अपने एविडेंस दिखाते हैं कि भैया देखो हमारे वाले ने ये गलती नहीं की, हमारा बेकसूर है, वो कहता है नहीं हमारा बेकसूर है। इस तरीके से एक रिपोर्ट है जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट 39A नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च रिपोर्ट बनाती है, उसका नाम है प्रोजेक्ट 39A। इन्होंने अपना नाम प्रोजेक्ट 39A इसलिए रखा था, ये लोग आर्टिकल 39A से इंस्पायर्ड थे, जहाँ पर इक्वल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है। ये आपको पता ही होगा, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो। पॉलिटी के लेक्चर्स में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला, उनकी रिकॉर्डिंग्स चल रही है। और जो 6th एडिशन है ना लक्ष्मीकांत का, लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट एडिशन, उसको एग्जैक्टली पीडीएफ की पीडीएफ पूरी एक्सप्लेन की हुई है। तो यानी आपके सामने पीडीएफ डिस्प्ले होगी बुक की पूरी, उसका एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा। तो जिन लोगों को बुक पढ़ने में टाइम लगता है, समझ में नहीं आता, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये इंग्लिश में हो, लिखा इंग्लिश में होगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा, तो दोनों लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा, जो इंग्लिश वाले भी हैं और हिंदी वाले भी हैं। और हिस्ट्री के भी वन लाइनर्स में लेके आ रहा हूँ रिवीजन के लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस में तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बाकी एग्ज़ाम एसएससी रेलवे बैंक वगैरह हर एक एग्ज़ाम में, और मैं ये यूपीएससी का सीसेट में और प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा उसका। बहुत नए तरीके से होगा, मैं आपको अनाउंसमेंट करता रहूँगा धीरे धीरे। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट 39A है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक स्टडी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ने एनालाइज की 2015 को जैसे जजमेंट्स 3 स्टेट से, यानी कि 43 उन्होंने दिल्ली के केसेस लिए, 90 महाराष्ट्र के केसेस लिए, 82 मध्य प्रदेश के केसेस लिए, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने ना डेथ सेंटेंस दे दिया था। और ये बात है 2000 से 2015 के बीच की। डेथ सेंटेंस का मतलब क्या है? फांसी दे देना। डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि मौत की सज़ा, फांसी दे देना। अब उन्होंने स्टडी की थी, तो क्या उनको पता चला? उनको पता चला कि जो शॉक एंड इम्पैक्ट ऑफ अ क्राइम ऑन द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी वाज अ मेजर रीजन साइटेड बाय ट्रायल कोर्ट्स इन दिल्ली व्हाइल इम्पोजिंग डेथ ऑन कन्विक्ट्स। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पर उन्होंने देखा कि शॉक एंड इम्पैक्ट ऑफ क्राइम, यानी कि जब वो क्राइम हुआ था ना, तो उसके कारण जो पब्लिक के अंदर जो शॉक आता है, पब्लिक का जो आउटरेज होता है, उस चीज़ को बेस बनाकर ट्रायल कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस दिया कि पब्लिक बहुत नाराज़ है। ठीक है, पब्लिक का जो विवेक है ना वो टूट चुका है। अब कंसाइंस का मतलब होता है विवेक। पब्लिक नाराज़ है तो उसके लिए उनको डेथ पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ये नोटिस किया गया था। इसके बारे में धीरे धीरे अभी आगे और जानते हैं। स्टडी ने रिवील किया कि जो ब्लेटेंट और नॉन कंप्लायंस होता है ना, ये ट्रायल कोर्सेज का, ब्लेटेंट का मतलब होता है बेशरम, और ट्रायल कोर्ट्स का सेंटेंसेस फ्रेमवर्क है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1980 की जजमेंट में बच्चन सिंह और स्टेट ऑफ पंजाब बताया था कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो उसको दोबारा समझते हैं। Study also revealed blatant non-compliance by the trial courts with the sentencing framework laid down by Supreme Court in 1980's judgment in Bachchan Singh versus State of Punjab, where Supreme Court
where Constitution bench of Supreme Court was called upon to decide the constitutional validity of the capital punishment. बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था पब्लिक कम्युनिटी कंसाइंस के कारण से, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा था कि कैपिटल पनिशमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी क्या है ये बताने के लिए। दिल्ली के जो 43 केसेस हैं जिसमें डेथ सेंटेंसेस दिया गया था, ये 2000 से और 2015 के बीच जितने केसेस आए थे कुछ, ट्रायल कोर्ट्स ने क्या किया था, इम्पैक्ट ऑफ क्राइम को सोसाइटी के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो था ना 31 केसेस में यूज़ किया था 72% के अंदर, जिनमें लोगों को डेथ की पनिशमेंट मिली थी। यानी कि 43 में से 31 केसेस ऐसे थे दिल्ली में 2000 से 2015 में, जहाँ पर ये पता चलता है कि उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कि लोगों का जो आउटरीच था ना, लोगों का गुस्सा, लोगों का जो विवेक टूट रहा था, उसको बेस बनाकर डेथ पनिशमेंट दी थी। मध्य प्रदेश के अंदर यही ग्राउंड जो था 43% केसेस में था, और महाराष्ट्र में यही चीज़ 51% केसेस में थी। कलेक्टिव कॉन्शियस होता क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब होता है समथिंग कलेक्टिव कॉन्शियस एक फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि समाज के भावनाओं के ऊपर आधारित होता है। ये कुछ शेयर्ड बिलीव्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं कि भैया देखो ये क्राइम ऐसा, जैसे रेप का क्राइम हो गया, तो लोगों को लगता है कि रेप का क्राइम के अंदर आपको कैपिटल पनिशमेंट दे देनी चाहिए। ये हम आगे जानेंगे कि क्या होता है ये, लेकिन तो यही सोशल बिलीफ होता है लोगों का, होता है कि ये तो बहुत घिनौना अपराध है, और किसी का मर्डर हो गया है, किसी बड़ी पर्सनैलिटी का, किसी बड़ी सेलिब्रिटी का, तो पब्लिक आउटरीच ये होता है कि भैया इनको तो अब डेथ की पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी चाहिए। जैसे रिसेंटली एक आंध्र प्रदेश का जो एक लड़की का रेप और मर्डर केस था, उसमें पुलिस वालों ने एग्जीक्यूशन कर दिया था, और सुनने में हालांकि ये आ रहा था कि वो उनको क्राइम स्पॉट के ऊपर लेके गए थे उस पूरे के पूरे सीन को उनसे जानने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। हालांकि लोगों को ये भी पता होता है कि ये सब एक प्लान चीज़ थी, तो इसी के बारे में है ये कि ऐसा होना ठीक है या नहीं है। इवोल्यूशन कैसे हुआ है कलेक्टिव कंसाइंस का? कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी जो है ये इसको एज ग्राउंड यूज़ किया था जस्टिफाई करने के लिए डेथ पेनल्टी। पहली बार ये यूज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के जजमेंट में मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। उस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो कलेक्टिव कंसाइंस है सोसाइटी का, वो शॉक है, वो कलेक्टिव जो सामूहिक विवेक है ना सोसाइटी का, वो हिल गया है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं होल्डर्स जो जुडिशल पावर के हैं कि इनके ऊपर अब डेथ पेनल्टी दी जाए, यानी कि इसको मौत की सज़ा दी जाए। इट वॉज हाउएवर मोस्ट फेमसली यूज्ड बाय द टॉप कोर्ट 2005 के जो जजमेंट केस के अंदर, जहाँ पर पार्लियामेंट के अटैक के अंदर अफजल गुरु को कैपिटल पनिशमेंट मिली थी। यहाँ लोगों का गुस्सा था उसी के कारण। रिसेंटली जो 2017 का जजमेंट आया था दिल्ली के गैंगरेप केस के अंदर मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, उसमें भी यही यूज़ किया गया था। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ की सराहना करना। तो हाउ शुड द कोर्ट्स डिसाइड ऑन कैपिटल पनिशमेंट इम्पोजिशन? कोर्ट को डिसाइड कैसे करना चाहिए ये जान लेते हैं। बचन सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया था एक सेंटेंसिंग फ्रेमवर्क जो कि फॉलो करेंगे हम लोग डेथ पेनल्टी के लिए। उन्होंने कहा था कि हम लोग वेट करेंगे एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। एग्रेवेटिव मतलब होता है किसी चीज़ को और बिगाड़ देना, और मिटिगेट कर देता है कि मिटिगेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की गंभीरता को कम कर देना। तो हम लोग, उन्होंने कहा था कि हम दोनों मेजरमेंट्स करेंगे, दोनों सर्कमस्टांसेस को देखेंगे, ऑफेंस को और ऑफेंडर को, और फिर डिसाइड करेंगे कि जो पर्सन है उसको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सज़ा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जनरली क्या होता है ना, 25 साल की सज़ा दे दी, 40 साल की सज़ा दे दी, 60 साल की सज़ा दे दी, तो आदमी की ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ये 60 साल जो इंसान, 30 से 40 साल जो इंसान जेल में रहेगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उसकी लाइफ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अब इसी में बच्चन से जजमेंट में फॉर अ कॉज टू बी एलिजिबल फॉर डेथ सेंटेंस द एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस मस्ट आउटवे द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे किसी ने चोरी कर ली छोटी मोटी। अब छोटी मोटी चोरी करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो डेथ सेंटेंस के लिए, लेकिन आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो आप एलिजिबल होते हो मर्डर उसके लिए, डेथ सेंटेंस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस बच्चन सिंह जजमेंट में कि अगर आप एलिजिबल हो डेथ सेंटेंस के लिए, तो हम ये देखेंगे एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ज़्यादा है या नहीं है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो गंभीरता को बढ़ाए, वो सिचुएशंस ज़्यादा है किससे, जो गंभीरता को कम करे उससे। तो जो गंभीरता को बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं पॉइंट्स, तो हम आपको डेथ सेंटेंस देना कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये जो स्टडी है ये सजेस्ट क्या करती है, जो कलेक्टिव कंसाइंस है ना, उसकी जो अपीयरेंस होती है ना, वो जनरली एक जज के इंडिविजुअल कंसाइंस से निकल के आती है। सो व्हेन द जज यूज़ दिस फ्रेज, जब इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं कि भाई तो कलेक्टिव कंसाइंस शॉक हुआ है, वो यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं कि उनका खुद का व्यू पॉइंट क्या है। और
उन्होंने ये अपने ऊपर लिया ये डिटरमाइन करने के लिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है। दोनों ही पोजीशंस जो है ना सेल्फ जनरेटेड होती हैं, एंटायरली सेल्फ जनरेटेड होती हैं। मोस्ट क्लियरिंग एस्पेक्ट जो हाईलाइट किया है प्रोजेक्ट 39 ने की रिपोर्ट ने रिगार्डिंग द नॉन कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स वाइल सेंटेंसिंग अक्यूज्ड। मिटिगेटिंग फैक्टर मैंने आपको बता दिया ना। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं मेंशन है 42% डेथ पेनल्टी केसेस के अंदर, और 62% मध्य प्रदेश में और 47% महाराष्ट्र में। बचन सिंह जजमेंट ने बचन सिंह है ये बच्चन बोल रहा हूँ। बचन सिंह जजमेंट जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो एज है ना एक्यूज़ की वो एक बहुत रेलेवेंट मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हो गए। यानी कि अगर जुवेनाइल है 18 से कम का है तो हाँ उसको मिटिगेटिंग सब्सटेंसेस में काउंट करेंगे कि भैया इसको डेथ पेनल्टी ना मिले। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेंटेंसेस फ्रेमवर्क का जो कि बचन सिंह जजमेंट में आया था, वो था कि कंसिडर करो कि कोई ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजमेंट की जिसको अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज किया जा सके और तभी डेथ पेनल्टी इम्पोज होगी। अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज का मतलब देखो ये टर्म निकल के आया है, बैंकिंग टर्म है ये। ऐसे तो जब आप अपना लोन लेने जाते हो, आप बोरोवर होते हो बैंक के अंदर, तो अगर आप लोन लेने के बाद आपको उसको रीपे नहीं कर पाते तो जो भी आपका कोलैटरल होता है, जो भी आपने गिरवी रखा होता है ज़मीन वगैरह, वो बैंक क्या करता है उसको ले लेता है आपसे और उसको सेल कर देता है। तो इन्होंने देखा है कि ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भैया ऐसी कोई चीज़ देखो कि क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी आप ऐसी अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज कर सकते हो। अगर ये ऑल्टरनेटिव है या फिर नहीं है ऑल्टरनेटिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला, तो आप उसको डेथ पेनल्टी दे सकते हो। इसके अलावा भी डिस्पाइट द सेम मतलब इसके अलावा भी ट्रायल कोर्ट्स ने 3 स्टेट्स की लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑल्टरनेटिव को डिस्कस किया, जहाँ पर 26% केसेस के अंदर इम्पोज की गई डेथ पेनल्टी। फिर ये डिस्कस किया गया था कि दिल्ली में 43 में से जो 8 केसेस थे, एमपी में 22 में से 82 में से 22 केसेस और महाराष्ट्र में 90 में से 27 केसेस, इन सब केसेस के अंदर where it was discussed as an alternative it was dismissed on the grounds of brutality of the crown। यानी कि एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट डिसाइड की गई थी कि भाई डेथ पेनल्टी ना दे, लेकिन फिर उसको कैंसिल क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो ब्रुटैलिटी थी ना, जो घिनौनापन था उनके अपराध का, उसके कारण। अब इस एसेंस में स्टडी क्या दिखाती है, उन्होंने कहा है कि डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग फ्रेमवर्क जो है ना वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुका है, जो अटर इनकन्सिस्टेंसी है। देखो कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब होता है निरंतरता, और इनकन्सिस्टेंसी मतलब जो निरंतर नहीं है, लगातार नहीं है। कन्फ्यूजन है, आर्बिट्रेरीनेस है सुप्रीम कोर्ट की डेथ पेनल्टी जूरिस्प्रूडेंस में। सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय शास्त्र है उसमें आर्बिट्रेरीनेस यानी मनमानी है थोड़ी सी, और उसके कारण बहुत डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट होंगे सेंटेंसेस प्रोसेस के ट्रायल कोर्ट के अंदर। कंसर्न क्या है कि क्या कोर्ट अलाउ कर सकता है इस तरह का पब्लिक आउटक्राई कि लोगों का शोर शराबा हो, उनका कोई विवेक टूट रहा है नहीं टूट रहा है, उनकी भावनाएं क्या है, वो महसूस कैसे करते हैं, ताकि जिसके कारण उनके जो डिसीजंस है वो इन्फ्लुएंस हो सके। स्पेशली जब बात डेथ सेंटेंस की होती है, देखो यार होता क्या है ना, जनरली जब किसी कंट्री में डेथ सेंटेंस दिया जाता है ना, तो ये एक रेपुटेशन के ऊपर बहुत सवाल उठता है। आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, आपके लोग हारमनी में नहीं है, आप प्रॉपर गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं डेथ सेंटेंस देना एक शेमफुल एक्ट भी माना जाता है। हालांकि देना भी चाहिए, कुछ केसेस होते भी ऐसे हैं। तो नीड ऑफ द आर क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है, जो महत्वहीन लोग होते हैं ना। और डिसफ्रेंचाइज का मतलब होता है, फ्रेंचाइजी वर्ड का मतलब जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर वोट करने की बात की जा रही है। तो डिसफ्रेंचाइज मतलब जिनसे उनका मत अधिकार छीन लिया गया है। ऑप्रेस्ड यानी कि दबे हुए लोग, अननोन, जान पहचान पता नहीं, उनके बारे में देखा नहीं है, इग्नोर किया जा रहा है, उन सब को भी हम जस्टिस देंगे। इसके बेस के ऊपर हमारा इन ग्राउंड्स के ऊपर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है। जो स्पिरिट है ये डिमांड करती है कि जो कानून है ना वो किसी के डेल्यूजनरी सेंस यानी भ्रमित इंद्रियों के ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि किसी के मूड के ऊपर, लोगों का मूड कैसा है, लोगों का मूड है पनिशमेंट करने का, पनिशमेंट दे दो, लोगों का मूड है छोड़ने का तो छोड़ दो, ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि पब्लिक जो है वो आउटक्राई करती है कि इस इंसान को जेल में क्यों पकड़ लिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पब्लिक के आउटक्राई के बाद भी वो इंसान दोषी माना गया था। तो आप पब्लिक के मूड के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। हमको जजेस के अंदर एक लिबरल एनर्जी चाहिए और उनकी क्रिएटिविटी चाहिए एज ह्यूमन बींग्स। रिकमेंडेशन किया कि ये लॉ कमीशन ने, जो लॉ कमीशन था 2015 का जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस AP शाह,
उन्होंने प्रपोज किया था कि भैया आप कैपिटल पनिशमेंट ना एबॉलिश कर दो, डेथ सेंटेंस बंद कर दो। कैसे केसेस में? जो नॉन टेररिज्म के जो केसेस होते हैं ना, यानी कि आतंकवाद के अलावा कोई केसेस होता है ना, उसमें आप कैपिटल पनिशमेंट मत दो। अब उस कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जो आज भी एग्जीक्यूशन देता है। जैसे कि बाकी कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके अलावा? इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर डेथ पनिशमेंट दी जाती है। 2014 तक 98 कंट्रीज़ ने डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया था। ओके, हियर वी गो। नालसा ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें जो नंबर ऑफ़ अंडर ट्रायल्स थे रिलीज़ किए गए हैं लॉकडाउन पीरियड के अंदर। अंडर ट्रायल्स वो लोग होते हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है, ठीक है। कोई इनका वो फाइनल डिसीजन सुनाया नहीं गया होता है, मुकदमा चल रहा होता है इनके ऊपर अभी। तो हाइलाइट्स इसके क्या है कि जो लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इंटरवीन किया था। उन्होंने बोला था कि भैया कुछ 42,000 के आसपास अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और 16,000 के आसपास कुछ कन्विक्ट्स हैं। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, और अंडर ट्रायल का मतलब इनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है, ये दोषी नहीं है अभी तक। ऑन परोल टू डी कंजस्ट द प्रिजन्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। अब ये जान लो कि परोल क्या होता है और बेल क्या होता है। देखो, बी से बेल, पी से परोल, दोनों के बारे में जान लो। बेल एक तो पहली बात कोर्ट दे सकता है, ठीक है, और ट्रायल से पहले मिल सकती है, ट्रायल से पहले ही दी जाती है बेल। परोल क्या होता है? परोल के केस में ये होता है कि परोल एक तो आप या तो अंडर ट्रायल होगे तब दे सकते हो, या फिर आप कन्विक्ट हो चुके हो, ठीक है। और कौन देता है? पुलिस का जो वो प्रिजन का जो सुपरवाइज़र होता है ना, वो देता है परोल। परोल का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया। बेल होता है कि मे बी देयर इज़ अ चांस कि आपको अभी एक रिलैक्सेशन मिल गया है। तो समझ में आ गया, बेल होता है ट्रायल से पहले दिया जाता है, ठीक है, और कोर्ट ही दे सकता है बेल। परोल होता है जब या तो आप अंडर ट्रायल में हो या फिर आप कन्विक्ट हो चुके हो, दोषी करार किए जा चुके हो, तब आपको पुलिस का जो प्रिजन का जो सुपरवाइज़र होगा वो आपको परोल दे सकता है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो थे वो रिलीज़ किए गए हैं, वो 9,000 समथिंग है उत्तर प्रदेश से। उसके बाद 5,000 समथिंग राजस्थान, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब, फिर महाराष्ट्र से। इसका बैकग्राउंड क्या है ये जान लेते हैं एक बार ज़रा हम। हमारे पास कुछ 1339 प्रिजन्स हैं, जेल हैं, उसमें 4,66,000 इनमेट्स हैं। हमारा जो रेट ऑफ ऑक्यूपेंसी है ना इंडियन प्रिजन्स का, वो 117.6 है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस। मेंस में कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हो, वेलफेयर वगैरह के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, ह्यूमन राइट्स वगैरह में कहीं कुछ लिख सकते हो इस पॉइंट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है मार्च के अंदर? सुप्रीम कोर्ट आपको पता है आर्टिकल 124 के अंदर आता है। 47th चीफ जस्टिस है अभी हमारे, जो शरद अरविंद बोबड़े, SAB इनका शॉर्टकट में लिखता हूँ। और मैक्सिमम 34 जजेस की स्ट्रेंथ होती है। करंटली उसमें 32 प्लस 1 चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं। 1950 के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली फाइनली नेशनलाइज हो गया था। 1937 से लेकर और 1950 तक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसे फेडरल कोर्ट बोलते थे, फेडरल कोर्ट। और 1950 के अंदर जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था HN कानिया। 1951 के अंदर की इनकी इन ऑफिस डेथ हो गई थी। प्रीवियस जो हमारे चीफ जस्टिस थे 46, उनका नाम रंजन गोगोई जी था। उनके टाइम में काफ़ी सारे मेजर लैंडमार्क डिसीजंस आए थे। आर्टिकल 370 हो गया, और ये क्या कहते हैं हमारा अयोध्या वाला डिस्प्यूट हो गया है, और NRC ये हमारा CA वाला आ गया। कई चीज़ें आई उनके टाइम के अंदर, और उनको रिसेंटली राज्यसभा के अंदर नॉमिनी मेंबर भी चूज़ कर लिया गया है, तो वो इसलिए लाइमलाइट में है बहुत ज़्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था मार्च के अंदर कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो कि कोविड-19 को स्प्रेड करने से रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि भैया जेलों के अंदर ना इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं किया जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। फिर कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की और उन्होंने कुछ कमिटीज़ बनाई, और उन्होंने पूछा कि भैया जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है ना, कि आप कुछ काम कीजिए, और कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो कि अभी दोषी करारे नहीं गए हैं, उनको आप बेल के ऊपर और परोल के ऊपर कुछ टाइम तक के लिए रिलीज़ कर दिए, ताकि जो प्रिजन है ना उसमें थोड़ी सी पॉपुलेशन कम हो जाए। तो नालसा के बारे में जान लेते हैं। हमको न्यूज़ में और गहराई में नहीं जानना, ठीक है, हमको सिर्फ अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। नालसा के बारे में जान लेते हैं। नालसा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर, जो कि 1987 का है। ये क्या करता है? ये फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। एम क्या है इसका? ये इंश्योर करता है
कि भैया जो वीकर, ये जो आर्थिक रूप से तंग और कोई और डिसेबल जो सोसाइटी के लोग होते हैं, इनको जस्टिस के मामले में, न्याय के मामले में सारी प्रतिक्रिया, जो सारे प्रोसेस वगैरह हैं, इनके ढंग से हो जाएं, सारे के सारे सिटीजन्स को ये प्रॉपर जस्टिस मिले, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नालसा। इनका जो ऑफिशियल न्यूज़लेटर है उसका नाम है न्यायदीप। अगर आप लोग डेली न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप मंथली फॉलो कर रहे हो तो मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये रिवीजन हो रही है उन लोगों की। कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो जो सेक्शन 3 है क्लोज टू लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का, उसमें ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नालसा के पैटर्न इन चीफ बनेंगे, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे। अब नालसा के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? ये ऑर्गेनाइज करता है लोक अदालत्स। लोक अदालत्स का मतलब क्या होता है? फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट। कुछ कुछ ऐसे कोर्ट्स के अंदर जो केसेस वगैरह हो जाते हैं जो कि सोल्व होने में बहुत टाइम लग रहा होता है या फिर अनसोल्व रह जाते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है? लोक अदालत सेटअप की जाती हैं। तो एमिकेबल मतलब होता है कि फ्रेंडली, यानी कि लाइट मैनर में, यानी कि जैसे कुछ ऐसे केसेस जैसे ज़मीन वगैरह के किस्से हो गए, ठीक है, जिसके ऊपर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है कि, तो ऐसे किस्सों वगैरह के लिए लोक अदालत सेटअप कर ली जाती है। छोटे मोटे चोरी के किस्से हो गए, इन केसेस के लिए लोक अदालत सेट करता है नालसा, और इन डिस्प्यूट्स वगैरह को सेटल कर देता है। हालांकि केसेस अलग भी लिए जाते हैं नालसा के लोक अदालत के अंदर। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। एमिकेबल वर्ड का मतलब है जो कि आसान तौर पर जिनको सॉल्व किया जा सके, अदरवाइज़ कोर्ट तो कर ही रहा है सॉल्व। फिर ये आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक कैटेगरीज, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, एक्सक्लूडेड ग्रुप्स के लिए, उनके लिए कुछ स्कीम्स बनाता है ताकि, और उनको एक स्ट्रेटेजिक लीगल सर्विस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। फ्री लीगल एड दी जाती है सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों के अंदर। सिविल और क्रिमिनल मैटर का तो आपको पता ही होगा भाई, ज़मीन जायदाद की बात है तो सिविल मैटर हो गया, क्रिमिनल मैटर किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो ये सब किस में आ गए? क्रिमिनल मैटर के अंदर आ गए। फिर ऐसे केस के अंदर फ्री लीगल सर्विस, जो लीगल सर्विस है फ्री में किसको प्रोवाइड करेगा? पुअर लोगों को, जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे लॉयर्स को, मार्जिनलाइज आर्थिक तंग लोग वगैरह हो गए जो, उनके, और ट्रिब्यूनल वगैरह, ट्रिब्यूनल नहीं, ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, उनको लॉयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में। कभी कभी अटक जाते हैं शब्द तो, लेकिन आप भावनाओं को समझ जाइए। ओके, अब यही चीज़ स्टेट लेवल पर भी होती है, यही चीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी होती है। स्टेट के अंदर वहाँ पर जो पैटर्न होते हैं वो ऑनरेबल उनके चीफ जस्टिस होते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी हाई कोर्ट होता है उस हाई स्टेट का, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उसके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उसके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के। नीड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल नीड क्या है इसकी, वो जान लेते हैं। आर्टिकल 39A, यानी कि आपको पता ही होगा, DPSP की बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स हैं ये। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो स्टेट है वो इंश्योर करे कि देखो भैया, जो लीगल सिस्टम है ना, ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा रही है, सबको मतलब ज़रूरतमंदों को, जो लॉयर को पैसा दे के करवा सकता है वो भी करवाए, लेकिन ज़रूरतमंदों को फ्री में प्रोवाइड की जा रही है सर्विस। लेजिस्लेशन की वगैरह की और स्कीम्स वगैरह हैं, ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जा रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक है, आर्थिक रूप से बहुत तंग है, डिसेबल है और अपंग भी हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 का क्लोज 1 जो है उसने ऑब्लिगेटरी बनाया। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य है ये। स्टेट मतलब यहाँ पर स्टेट राज्य की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं कि भैया देश की लिए एक ही अनिवार्य बात है कि वो इंश्योर करे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड लीगल सिस्टम विच प्रमोट जस्टिस ऑन द बेस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जितने भी देखो आर्टिकल 14 और 22 आपको पता ही होगा, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़े दिनों में मेरी पॉलिटी की सीरीज़ फॉलो कर लेना। पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन जो लेटेस्ट आया है उसकी फुल PDF के थ्रू एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। आ रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, जल्दी आ जाएगी। इन्होंने कहा है कि भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, स्पेशली लीगल सिस्टम के अंदर। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अनिवार्य जिम्मेदारी किसकी? स्टेट की। स्टेट क्या है यहाँ पे? इंडिया, नॉट एनी राज्य वगैरह नहीं, यहाँ पर स्टेट जो है कंट्री की बात की जा रही है। ये है क्या, मैं आप लोगों को ऊपर से कहानी बता दूँ इसकी एक बार। नेशनल जुडिशियल अपॉइंट कमीशन एक कमीशन बनाया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया था कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो पिछला सिस्टम था ना, जो कि पहले था कॉलेजियम, उन्होंने कहा कि इसको रिप्लेस करके आप NJAC बनाओ, नया सिस्टम लेके आओ एक, ठीक है। कॉलेजियम के अंदर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के और ये बाकी कोर्ट्स के जजेस जो होते हैं ना, उन्हीं का रोल था अपने ही जजेस को अपॉइंट करने में। NJAC के अंदर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर का रोल आ जाता है, प्लस में लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल आ जाता है, प्लस कुछ एडिशनल लोगों का रोल आ जाता है। तो
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये जो नया सिस्टम आप लेके आ रहे हो ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, इससे जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसी के ऊपर ये कहानी है पूरी की पूरी न्यूज़ की जो है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये किया तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 ये आपको मालूम होना चाहिए। जजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है हमारी, 34 जजेस हो सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें 33 जजेस होंगे प्लस 1 हमारे चीफ जस्टिस होंगे। करंट चीफ जस्टिस कितने हैं? करंट चीफ जस्टिस तो एक ही है, प्लस में करंट में जो जजेस हैं हमारे कोर्ट के अंदर वो 31 है। तो अभी टोटल स्ट्रेंथ करंटली हमारी जो है 32 की चल रही है। राइट नाउ जो चीफ जस्टिस हैं वो 47th चीफ जस्टिस हैं हमारे, जिनका नाम शरद अरविंद बोबडे जी हैं, और 46 जो थे वो आपको पता ही होगा। ओके, तो आगे हम लोगों को इसमें और क्या डिस्कस करना था। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको नई चीज़ इसके बारे में, कि जो शरद अरविंद बोबडे जी हैं ना, इनसे पहले रंजन गोगोई थे, तो रंजन गोगोई जी के टाइम पे पता चल जाता है कि भैया नेक्स्ट जो बनेगा सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो करंटली शरद अरविंद बोबडे जी हैं, इनके अकॉर्डिंग 2021 के अंदर 24 अप्रैल को जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे नेक्स्ट, उनका नाम होगा NV रमन्ना। अगर एवरीथिंग गोज विद द फ्लो, यानी कि क्या हो सकता है कि अगर कोई चीफ जस्टिस बीच में रिटायरमेंट ना ले ले, ठीक है, अपने टाइम से पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट, या फिर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जैसे किसी चीफ जस्टिस की डेथ ना हो जाए, तो अगर सब कुछ सेम फ्लो में चलता है तो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस होंगे हमारे नेक्स्ट ईयर 2021 में, उनका नाम होगा NV रमन्ना। ठीक है, अब हम लोग न्यूज़ पढ़ लेते हैं अपनी, क्या है। Questioning the basis of the Supreme Court judge's judgment that quashed the NGAC, Law Minister Ravi Shankar Prasad has wondered why the Prime Minister cannot be trusted with appointing fair judges। जो हमारे लॉ मिनिस्टर है श्री रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने कहा है वो ही इज़ वंडरिंग कि ऐसा क्या है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो अपने जजेस की अपॉइंटमेंट में बहुत फेयर और एलिजिबल हों उस चीज़ के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसको क्वैश कर दिया है। उन्होंने कहा कि NJAC जो आपने बनाया गवर्नमेंट ने, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसलिए रविशंकर प्रसाद जी का ये बयान आया था। बैकग्राउंड क्या है, 16 अक्टूबर 2015 को 4-1 की मेजॉरिटी का एक वर्डिक्ट आया था। वर्डिक्ट मतलब बयान आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 99th अमेंडमेंट एक्ट था 2014 का, और जो NJAC है एक्ट 2014 का, ये दोनों के दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है ना उसकी महत्वता को कम करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, महत्वता को कम करते हैं। 99th अमेंडमेंट एक्ट क्या था, वो इसी के अकॉर्डिंग था कि NJAC बनना चाहिए। 100th अमेंडमेंट एक्ट क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट, वो है GST का। ये आपको पता होना चाहिए, GST कभी भी आ सकता है फ्यूचर में भी एग्जाम के अंदर, पहले भी आ चुका है। प्लस में हमारे टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, 104 अमेंडमेंट इंडिया में हो चुके हैं। इंडिया का अमेंडमेंट जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, तो हमारे अमेंडमेंट इजीली भी हो जाते हैं और नहीं भी हो पाते। लेकिन USA की बात करते हैं तो वहाँ अब तक सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हो पाए हैं, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, बहुत ज़्यादा। और UK की अगर बात करते हैं तो वो सुपर फ्लेक्सिबल उनका है कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 और 1 की मेजोरिटी से, देखो 5 जजेस की बेंच थी, अगर 4 और 1 की बात की जा रही है तो 5 जजेस की बेंच थी। 4 ने ये बोला है कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक जज ने बोला है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये ठीक है। ऑलराइट, मेजॉरिटी ने कहा कि जो दो लॉ हैं, ये जो टू लॉज हैं, ये अफेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, और जो जजेस जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है ना, अमंग अदर थिंग्स, इसको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से बचाने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है भैया, प्रेसिडेंट हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ऑपोजिशन वगैरह हो गए, ये सारे के सारे एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं। लेजिस्लेचर में क्या आ जाता है, पार्लियामेंट जो कि कानून बनाता है, जो कि बिल बनाता है, ड्राफ्ट करता है, एक्ट को पास करता है। और जुडिशरी, ये तो आपको पता ही होगा, कोर्ट वगैरह होते हैं हमारे। NJAC क्या है और वो एक्ट क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं। NJAC एक बॉडी थी जो क्या करेगी, जजेस का अपॉइंटमेंट करेगी और जजेस के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। हायर कोर्ट फ्रॉम टू दी हायर जजेस जुडिशरी इन इंडिया। ट्रांसफ़र आप कहाँ करते हो, छोटे कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट में जाता है कोई जज, ठीक है, या फिर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाना होता है। और जजेस का सुप्रीम कोर्ट के और ये चीफ हाई कोर्ट के सारे जजेस का अपॉइंटमेंट, उनके चीफ जस्टिस का रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, इन सब के लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई थी, ताकि ये जो NJAC बिल था ना, ये प्रीवियस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करता था। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा आगे, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ठीक है, जो न्यू आर्टिकल है आर्टिकल 124A, ये क्या करता है, ये कंपोजिशन बताता है कि भाई NJAC में क्या कंपोजिशन होगा। ये इसी की बात कर रहा है ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि जो दो लॉज हैं आपके, पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो 99th अमेंडमेंट एक्ट है और ये NJAC का जो एक्ट है, ये दोनों के दोनों, तो एक जो था वो आर्टिकल ये था 124A।
ये इंसर्ट किया जाना था, देखो वॉज टू बी इंसर्टेड, अभी इंसर्ट हुआ नहीं था ये। इस बिल से क्या होता, जो प्रोसीजर फॉलो होता है ना एनजेएसी का, वो रिकमेंड करता है पर्सन फॉर अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब अकॉर्डिंग टू दिस बिल, कमीशन में क्या उनसे कौन कौन मेंबर्स होंगे, कमीशन के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे टॉप पे वो होंगे चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्स ऑफिशियो का मतलब होगा ही इज मेंबर ऑफ अ बॉडी हु इज पार्ट ऑफ इट बाय द वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अनदर ऑफिस, दैट दिस पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी पार्ट ऑफ दिस कमीशन बट ही इज होल्डिंग इन अनदर ऑफिस विच इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये होता है एक्स ऑफिशियो। सिमिलरली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद चीफ जस्टिस होंगे उनके चेयरपर्सन, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो कि चीफ जस्टिस के नेक्स्ट होंगे, वो भी एक्स ऑफिशियो। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो कि करंटली रविशंकर प्रसाद जी हैं, वो होंगे। फिर 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको नॉमिनेट करेगी एक कमेटी। ध्यान रहे, ये अपने आप में कमीशन है, इस कमीशन के अंदर ये 3 तो होंगे फिक्स। फिर एक जो दो लोग और होंगे, 3 और 2 5 होंगे इस कमीशन के अंदर। ठीक है, जो 2 लोग होंगे उनको अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनेगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा, उस कमेटी में होंगे चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पर नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर होंगे, वो अपॉइंट करेंगे इन 2 लोगों को। ये 2 लोग कौन हो सकते हैं, 2 लोग में 1 पर्सन वुड बी फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर ओबीसी और माइनॉरिटी और वुमेन, इनमें से होगा। द एमिनेंट पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये 2 लोग होंगे ना, ये 3 साल के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं और ये रीनॉमिनेशन नहीं होगा इनका। एक बार ये अपॉइंट हो गए इस कमीशन में, दोबारा ये कभी नहीं आ सकते उस कमीशन में। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के अंदर, अपॉइंटमेंट कंपोजिशन ही पूछा जाता है। अब जो प्रोपोनेंट्स हैं एनजेएसी के, वो इसे डिफेंड कैसे करते हैं, यानी कि जिन लोगों ने बनाया है एनजेएसी वो क्या कहना चाहते हैं कि भैया क्यों हमारा एनजेएसी ठीक है। जो 99th अमेंडमेंट एक्ट है ना, इट वाज इंटेंडेड टू रीड्रेस द इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट इन सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस जो था वो 1993 में हुआ था। तो ये कहना चाहते हैं इससे इम्बैलेंस क्रिएटेड हो जाता है, तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लोग एनजेएसी बनाना चाहते हैं। उनके लिए एनजेएसी वुड हैव बीन मोर ब्रॉड माइंडेड फोरम। समझ गए, ब्रॉड माइंडेड फोरम होगा यानी कि पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स होंगे इसके अंदर, providing a genuine chance to participate and influence the selection of higher judiciary, not merely to the Supreme Court and to the executive but also to lay person, यानी कि eminent person outside the constitution framework have a right to appoint their judges। ये बात की गई है। अब कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन क्यों किया है भैया, कोर्ट ने कहा है कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ना, इट इज़ कपल्ड विद द प्रीमेसी ऑफ जुडिशरी एंड द सीजीआई, यानी कि ये कहीं ना कहीं उसी के साथ बंधा हुआ है। जो जुडिशरी है हमारी न्यायपालिका, उसके साथ, और उसके जो चीफ जस्टिस हैं, जो प्रमुख जज हैं, उन्हीं से बंधा हुआ है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा इसके ऊपर, ये आंसर के लिए लिखना ज़रूरी होता है, ऐसी लाइन का आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड दैट द पार्लियामेंट थ्रू एनजेसी एक्ट वॉलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने, हमारे जो संसद ने, उन्होंने एनजेसी एक्ट लाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन है ना, उसको वॉलेट किया है। अब ये बात करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है हमारे, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, देखो मैं आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ये 3 ना जजेस के केसेस होते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। तो थर्ड जजेस केस के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 3 जजेस केस में कि भैया सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए अपने अपने कॉलेजियम होंगे। ठीक है, दोनों ही कोर्ट्स के रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस जो होंगे वो उसके हेड होंगे। उसके बाद दोनों ही कोर्ट्स के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ठीक है, ये लोग मिलकर अपने अपने जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर एक जज जब अपॉइंट होता है तो वो दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उसको ट्रांसफ़र कौन करेगा, वही कॉलेजियम करेगा। ठीक है, रेस्पेक्ट कोर्ट्स में होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं। और ये सेलेक्ट करने के बाद रिकमेंड किसको करते हैं, सारे के सारे सीजीआई के पास जाता है रिकमेंड के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। सीजीआई भी इसको अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सीजीआई फिर इसको भेजते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिले आईबी के पास। आईबी इसकी पूरी जांच पड़ताल करती है कि किस जज को अपॉइंट करना है। आईबी अपना बैकग्राउंड में काम करती है, आईबी अपना अप्रूवल देता है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूव करा के और उनको अपॉइंट करवा देते हैं। ये होता है हमारा करंट जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है।
अभी बात कर रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं और कैसे रिमूव होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहीं पर मैंने दूसरा लिंक खोला हुआ है, मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ। अपॉइंटमेंट कैसी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये देखो। हर एक जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें एक वारंट होता है अंडर हिज और हर एंड, जो आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट स्टेट एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज। वो इंसान एक तो 65 ईयर की एज तक होल्ड करेगा ऑफिस को, और प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं उसके रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट और जो चीफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जज, उनके जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनसे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज नॉट बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो चीफ जस्टिस के साथ जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन जो कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन शुड बी इफेक्टिव, लेकिन बाइंडिंग नहीं है बट वो कंसल्टेशन इफेक्टिव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही था हमारा 2 जजेस केस, सेकंड जो जजेस केस था वो वाला। कोर्ट ने कहा था कि इन द व्यू ऑफ सीजीआई इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। कोर्ट ने कहा था कि भैया सीजीआई का जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। फिर कोर्ट ने ये भी कहा व्हाइल एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट सीजीआई इज एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट 2 ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस। जब भी किसी जजेस के अपॉइंटमेंट की एडवाइस देगा चीफ जस्टिस, तो उनको अपने ही कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से उसका कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा। सीजीआई जो है वो सोल अथॉरिटी है जो इनिशिएट करती है इस प्रोसेस को, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इन ओपिनियन बिटवीन सीजीआई एंड प्रेसिडेंट, जो व्यू एक्सप्रेस किया है सीजीआई ने वो प्राइमरी होगा, उसी को माना जाएगा। फिर जुलाई 1998 के अंदर प्रेसिडेंट ने कहा कि कोर्ट का ओपिनियन जो है कोर इश्यूज में जो कि रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट एंड जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, उन्होंने माना कि भाई कोर्ट का जो ओपिनियन है वो ऊपर रहेगा। 11th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया, certain doubts over the consultation process to be adopted by Chief Justice of India as stipulated in the 1993 case relating to judges appointment and transfer opinion। अब इस पूरे का क्रक्स क्या है, हमको ये क्रक्स जानना है, ऊपर वाली कहानी को भूल जाओ अब तुम, वो पूछेगा भी नहीं कोई, क्रक्स जानना है हम लोगों को। क्रक्स क्या है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर ये ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के लिए कि वो सीजीआई का ओपिनियन ले, ठीक है। ओपिनियन जो सीजीआई का है वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। ओपिनियन जो सीजीआई का है मस्ट बी फॉर्म्ड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद ए कॉलेजियम ऑफ एटलीस्ट 4 सीनियर जजेस, यानी कि चीफ जस्टिस जो हैं पहले अपने 4 सीनियर जजेस के साथ जो कॉलेजियम का पार्ट है कंसल्ट करेंगे एंड देन ही विल रिकमेंड इट टू द प्रेसिडेंट। इवन इफ 2 जजेस गिवन एडवर्स ओपिनियन, 2 जजेस ने अगर इसके अगेंस्ट ओपिनियन दे दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो रिकमेंड नहीं होगा, सीजीआई उसको आगे रिकमेंड नहीं करेंगे। रिमूवल कैसे होता है, आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में मेंशन्ड है, जज जो है सुप्रीम कोर्ट का उसको डायरेक्ट अपने ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर ना हो। प्रेसिडेंट का ऑर्डर कैसे होता है, दोनों हाउस पार्लियामेंट के अंदर स्पीच वो एड्रेस किया जाता है, मेजॉरिटी होती है, टोटल मेजॉरिटी होती है और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, उस तरीके से आप इनको रिमूव कर सकते हो। दिस इज द प्रोसीजर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड, एक हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज सोलली रिस्पांसिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज कोर्ट। एक हाई कोर्ट जज जो है वो लाइबल होता है टू गेट ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ जजेस इज डन विद एम टू इंश्योर प्रॉपर, एग्जैक्टली वही कॉलेजियम का ही प्रोसीजर होता है, उसी कॉलेजियम से रिकमेंड किया जाता है, सीजीआई उसको आगे रिकमेंड करते हैं, सिमिलर सा प्रोसीजर होता है। रिमूवल के लिए भी सिमिलर सा ही प्रोसीजर होता है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ रही है उनको पढ़ ली है उनको और इजीली समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके रिगार्डिंग, ये सुप्रीम कोर्ट का तो आर्टिकल 124 का क्लोज 4 होता है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 217 का क्लोज आई थिंक 3rd है शायद, मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 217 का फर्स्ट होता है आई थिंक। हाँ, टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के और जो चेयरमैन है राज्यसभा के श्री एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने एक मीटिंग की थी लोकसभा के स्पीकर के साथ श्री ओम बिरला जी के साथ, और उन्होंने डिस्कस किया था कि ये जो इशू है ना फिजिबिलिटी ऑफ वेरियस कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट और उनकी मीटिंग्स वगैरह का, करंट जो सिचुएशन है कोविड-19 की उसके अकॉर्डिंग ना इसके कंटेक्स्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन वगैरह हैं, ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, मीटिंग वगैरह नहीं हो पा रही है, इस पर कुछ करना चाहिए।
तो एक बार हम हल्का सा स्टैटिक पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 63 के अंडर आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि एक एडिशनल ऑफिस का चार्ज उनको दे देना। सिंस ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट एंड दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो गिवन एन एडिशनल चार्ज। और उसके बाद अगर हम लोग राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो देखो राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा के अंदर 250 सीट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से 12 जो होती हैं नॉमिनेशन की जाती हैं। इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ था, क्लास CLASS। इसमें सी को कैंसिल करो, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, क्लास, ये होते हैं 12 नॉमिनेशंस। एक और चीज़ थी, 1952 से लेकर और 2020 जनवरी तक लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। तो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको एबॉलिश कर दिया गया है। जो लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन था उसको एबॉलिश कर दिया गया है। ऑलराइट, जनवरी 2020 की बात है, अभी भी रिसेंटली हुआ है। लोकसभा की बात करें तो अभी करंटली जो हमारी 17th लोकसभा रन कर रही है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, इन्होंने वेंकैया नायडू जी ने और ओम बिरला जी ने ये भी डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो मीटिंग है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर अगर काम किया जाए तो कैसा रहेगा। ओके, अब टाइप ऑफ कमेटी क्या होती है इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है इनकी एग्जिस्टेंस अनइंटरप्टेड है, यानी कि ये कमेटी बनी ही रहेगी। इन्होंने टाइप्स ऑफ कमेटीज़ के अंदर ना ये फाइनेंस कमेटीज़ जो है इसको गलत लिख दिया है। फाइनेंस कमेटी एक टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ही होता है। और दूसरी होती है सेलेक्ट कमेटी। देखो, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब समझो कि परमानेंट होती है, बनी बनाई होती है, ऐसा नहीं उसको बार बार चेंज करते, सिर्फ उसके मेंबर अपडेट होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, फिक्स बना हुआ है, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल बेंचेस बना दिए जाते हैं। कोई केस आ गया, उसके लिए कोई ज़रूरत पड़ रही है तो ट्रिब्यूनल बेंचेस एक अलग से इस्टेब्लिश कर दिए शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलते हैं एड हॉक कमिटीज़। तो सेकंड वाली जो होती हैं वो एड हॉक कमिटीज़ होती हैं, कुछ पर्टिकुलर मोटिव के लिए बनाई जाएंगी, फिर उनको बाद में डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे कि एक रेलवे कन्वेंशन की एक कमेटी आई थी और एक एड हॉक कमेटी आई थी कमेटी ऑफ एथिक्स करके। वो सारी की सारी एड हॉक थी, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए बनाई थी, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई थी, काम हो गया फिर उनको एबॉलिश कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी हो गई, जैसे हमारी एस्टीमेट कमेटी हो गई और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, ये सब परमानेंट रहती हैं। फाइनेंस कमेटीज़ जो होती हैं काफ़ी पावरफुल होती हैं। हमारे पास 3 फाइनेंस कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पावर क्या होती है इनकी, अब थोड़ा जान लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है ना, उनकी अथॉरिटी आती है आर्टिकल नंबर 105 से, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स की, और आर्टिकल 118 से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, लोकसभा के अंदर पिछले 2014 से ऑपोजिशन का कोई लीडर चल ही नहीं रहा है अभी तक। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के अंदर 10% से मैक्स ज़्यादा वोट होनी चाहिए, तब आप ऑपोजिशन के लीडर बन सकते हो। करंटली बीजेपी जो है वो रूल कर रही है, ऑपोजिशन में ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके पास 10% से ज़्यादा सीट्स हों। हाँ, वापस इस पे आ जाते हैं अब हम। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो पावर आती है आर्टिकल 105 से आती है और आर्टिकल 118 से आती है। 118 के अंदर होता है पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है कि वो रूल्स बनाए, रेगुलेट बनाए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी एक पावर होती है, वो अपने इंटरनल मैटर को, फंक्शनिंग को, ऑपरेशन को चलाने के लिए नए रूल्स बना सकता है, किसी की सैलरी वगैरह का सेट करने का, अंदर सिस्टम फंक्शन करने का, स्टाफ मेंबर के वगैरह के बारे में, ये सब, यही सारे प्रिविलेजेस जो होते हैं पार्लियामेंट के पास भी कुछ कुछ होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होती है? कमिटीज़ जो है ना वो रिपोर्ट बनाती हैं, बहुत एग्जॉस्टिव, और प्रोवाइड करती हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस। सरकार को चलाने के लिए जो भी मैटर्स होते हैं ना, कोई भी बिल वगैरह आता है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। स्क्रूटनाइज करने का मतलब है सूक्ष्म परीक्षण करना, उसका इंटेंस इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके ऊपर, बिल वगैरह के ऊपर, कोई भी टॉपिक हो गया उसके ऊपर। तो जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसको बहुत डीपली स्क्रूटनाइज करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी कि भाई इसको ये बिल आया है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको आप स्क्रूटनाइज करो। कमेटी बनती है, उसमें हर टाइप के मेंबर होते हैं, ऑपोजिशन के भी कुछ मेंबर होते हैं और रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं। वो लोग बिल वगैरह की स्टडी करते हैं। वाई हैव पार्लियामेंट्री कमेटीज? ये एम्बॉडीमेंट होता है ऑफ द पीपल्स विल। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है एक अवतार टाइप कहना, मूर्त रूप कहना। कमेटी जो होती है इंस्ट्रूमेंट होती है ताकि पार्लियामेंट जो इफेक्टिवली फंक्शन करता रहे। The smaller cohort of lawmakers assembled on the basis of proportional strength of individual
parties and interests and expertise of individual lawmakers could have more open, intensive and better informed discussions. ये कहना कोहॉर्ट का मतलब होता है दल, एक समूह। कहना चाह रहा है कि स्मॉलर सा एक छोटा सा ग्रुप होना होता है और असेंबल भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बहुत एक्सपर्ट लॉ मेकर्स वगैरह होते हैं जिनको लॉ के बारे में बहुत डीप नॉलेज होती है, रिसर्च वगैरह की होती है, तो उनके कारण बहुत ओपन और इंटेंसिव इन्फॉर्म डिस्कशंस हो जाते हैं। मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के, दे हैव अ ग्रेट एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है सूझबूझ होती है, बट दे वुड रिक्वायर्ड असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स इन डीलिंग विद दिस। सो देखो, आपने कभी लोकसभा की, राज्यसभा की अगर आपने डिबेट देखी होगी ना, मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो इट नॉट नेसेसरी कि वो, देखो मिनिस्टर जो होता है ना, वो एक फेस होता है बस। डिसीजन उसका होगा, हाँ है ना उसकी होती है, लेकिन उसके पीछे जो सारा पेपर वर्क होता है, सारी प्लानिंग होती है ना, वो सब ब्यूरोक्रेसीज की, कमेटीज़ की, इनकी होती है। आईएएस ऑफिसर हो गए, आईएफएस हो गए, आईपीएस हो गए, प्लानिंग वगैरह सब डीप काम जो होता है, मेन काम होता है, वो सब पीछे वो लोग करते हैं। मिनिस्टर जो होते हैं एक्चुअल में सिर्फ फेस बन के सामने आते हैं। ये इनका आइडिया भी होते हैं, ये बोलते हैं कि ये चीज़ करनी है, इस पर काम करो आप। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे में कुछ इनकी जो सूझबूझ होती है ना, इन लोगों को एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। असिस्टेंस मतलब हेल्प पड़ती है लॉ मेकिंग के अंदर। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने की व्यवस्था, यानी जो पार्लियामेंट है हमारा, उसको भी एनफोर्स करते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कि मिनिस्टर्स के द्वारा आंसर किए जाते हैं। हाउएवर जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी का होता है, वो एक स्टेप और आगे जाता है। सीनियर ऑफिशियल से सरकार के बात करने के लिए उनके साथ मिलजुल के डिस्कशन करते हैं डिटेल में। ये जो मैकेनिज़्म है ना, ये पार्लियामेंटर्स को अलाउ करता है कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस को बहुत डीपली समझें। अब इन कमिटीज़ को और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? देखो, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है ना, वो कोई डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज रिसर्च सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, इनको होना चाहिए। ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए परमानेंट इनके साथ, जिनके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत डेडिकेटेड रिसर्च। जैसे आयुष मिनिस्ट्री की बात करें हम, तो आयुष मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो सर्टिफाइड योगा ट्रेनर्स होते हैं। लेकिन योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर किसी एनलाइटेंड मास्टर की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसा कोई इंसान भी इस चीज़ का पार्ट हो, वो भी इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे। कोई स्क्रिप्चर्स का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो। ज़रूरी नहीं जो लोग आयुर्वेदा में चले जाएंगे उनको स्क्रिप्चर्स का बहुत ज्ञान होता है, नहीं, स्क्रिप्चर्स के लिए आपको किसी गुरु वगैरह के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक एग्जांपल है ये, जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की बात करते हो, तो समटाइम्स यू माइट नीड एन ब्लैक हैट हैकर ऑल्सो, यानी कि जो इलीगल हैकर्स होते हैं ना, उनकी भी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि एथिकल हैकर को इतनी डिटेल नहीं होती है कि वो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इतना जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो कर पाते हैं। तो ऐसे डेडिकेट, ऐसे सपोर्ट के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे लोगों को भी अवेलेबल कराना चाहिए टाइम के ऊपर। करंटली जो रूल्स हैं पार्लियामेंट के, वो अलाउ नहीं करते किसी भी बिल को रेफ़र करने के लिए पार्लियामेंट को। ये जो अलाउ करते हैं गवर्नमेंट के ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलाउ करते हैं और लेजिस्लेटिव बिजनेस को स्पीड अप करने के लिए करते हैं। जो मैंडेटरी स्क्रूटनी होती है ना ऑफ ऑल बिल्स बाय पार्लियामेंटर, इसको इंश्योर करना चाहिए, यानी कि कंपलसरी नहीं सारे के सारे बिल्स को कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन भेजा जाना चाहिए। ऑल्दो उसमें टाइम लगता है, तो उसको फास्ट करना चाहिए और वो सबके पास जाना चाहिए, ताकि जो हमारा ये लेजिस्लेटिव बिजनेस है ना, प्लानिंग वगैरह का, लॉ मेकिंग का, ये इंप्रूव हो सके। गवर्नर ने मॉडिफाई किए हैं फॉरेस्ट राइट्स। गवर्नर के अंदर आपको पता ही होना चाहिए, गवर्नर के पास पावर होती है शेड्यूल नंबर 5 के अंदर, जहाँ पर वो शेड्यूल एरिया वगैरह के जो राइट वगैरह होते हैं ना, उन सब के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। 5th शेड्यूल एरिया की बात करेंगे हम लोग, पावर ऑफ गवर्नर की बात करेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक अभी न्यूज़ में क्यों है? महाराष्ट्र के जो गवर्नर है ना, भगत सिंह कोश्यार, उन्होंने शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो ना, जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इतना बड़ा जो नाम है ना, ये इतना बड़े नाम को ही हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं, पूरे पूरे को। काफ़ी बड़ा है ये डॉक्यूमेंट वे में इतना बड़ा है। नॉर्मली हम इसी को फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मॉडिफाई की हैं इसके अंदर, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि जो क्लेमेंट्स हैं ना, जो दावेदार हैं, उनकी एक अपील थी, जो कि डिसीजंस किसके, डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के कुछ डिसीजंस थे, उनके अगेंस्ट इन शेड्यूल्ड ट्राइबल और एरिया वालों ने अपील की थी। तो उस अपील को राइटफुल अलाउ कर दिया है। किसने? गवर्नर है। गवर्नर कैसे अलाउ कर सकता है किसी के डिसीजन को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के अगेंस्ट? उसके पास पावर होती है 5th शेड्यूल के अंदर, वो हम जानेंगे इस टॉपिक में नीचे। गवर्नर ने क्या मॉडिफाई किया? गवर्नर ने सेक्शन 6 मॉडिफाई किया एक्ट का, इन इट्स एप्लीकेशन टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड टू हिम बाय स्टेट, शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल सेक्शन 6 को मॉडिफाई किया है क्योंकि उसके पावर थी शेड्यूल 5 की कॉन्स्टिट्यूशन की। सिग्निफिकेंस क्या है? Notification is important to provide justice to the tribals whose individual or community forest right has been rejected by the DLC constituted under Forest Right Act. DLC ने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, जिसके कारण
क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के ट्राइबल एरिया के जो जस्टिस और पॉलिटिकल राइट्स है ना, वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट वो डिसीजन जा रहा है। तो उन लोगों ने डिमांड की है कि उसी को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी की है गवर्नर ने। नोटिफिकेशन अप्लाई करती है उन एरियाज़ के अंदर जो पंचायत तक के हैं, यानी कि जो शेड्यूल एरिया के एक्सटेंडेड एरिया है ना पंचायत तक के, उन सब के अंदर है। और ये अपील जो है ये डीएलसी के डिसीजन के अगेंस्ट। अरे सेम बात को क्यों इतना रिपीट कर रहे हैं ये लोग न्यूज़ में बार बार। नोटिफिकेशन क्या बोलती है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जिसकी जो चेयरमैनशिप है डिविजनल कमिश्नर के अंडर आती है, वो कंस्टिट्यूट की गई थी जो कि अपील सुनेगी डीएलसी के डिसीजन की, ठीक है ना। और जब ये ऑर्डर पास होता है डीएलसी का बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के कमेंसमेंट होने से पहले, ठीक है, डीएलसी ने कोई डिसीजन लिया है शेड्यूल ट्राइबल शेड्यूल एरिया के ऊपर, नोटिफिकेशन के आने से पहले आने तक, उसके बाद आप 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपील करनी पड़ती हैगी, ठीक है। और अगर ऑर्डर पास हो चुका है तो उसके बाद आप विद इन 90 डेज आपको अपील करनी ही पड़ेगी, उसके बाद का टाइम में आप अपील नहीं कर पाओगे। ध्यान में आ गया। नोटिफिकेशन पास होने से पहले की अगर बात है, नोटिफिकेशन जस्ट पास हुई है तो, लेकिन तब आप 6 महीने के अंदर अपील कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन नोटिफिकेशन पास होगी तो आप 90 डेज़ का टाइम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। क्रिटिसिज्म क्या है, एक्टिविस्ट जो होते हैं, एक्टिविस्ट तो समझते हो ना, वो बोल रहे हैं कि ये वो किस लिए कंसर्न है कि इससे क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन है फॉरेस्ट लॉज का, उससे और उसमें और डिले हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपील की है। वो कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि दो धारी तलवार है। जो ट्राइबल फार्मर है उसको बहुत मुश्किल होगी, डिफिकल्टी होगी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में जाने में। दे विल फियर दिस कमिटी विल फर्दर डिले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA यानी फॉरेन राइट्स एक्ट। उनको लगेगा कि भैया ये जो कमेटी बनाई गई है आपकी, ये तो और ज़्यादा डिले करेगी इम्प्लीमेंटेशन को, इसलिए वो जाने वाने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, क्योंकि वो लोग इतना ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। डिले का मतलब होता है डिनाइल ऑफ जस्टिस और इंक्रीज स्कोप ऑफ फेक क्लेम। जितना डिले होता है किसी भी जस्टिस के अंदर, उतना ही उसके अंदर झूठ और वगैरह सच फेक क्लेम्स होते हैं ना, जाकि झूठे दावेदारियाँ होती है, वो सब सामने आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 5th शेड्यूल का है। 5th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। और शेड्यूल्ड ट्राइबल्स जो कि उसी एरिया के स्टेट में, उसी स्टेट में के उसी एरिया में रहते हैं, अदर देन एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए अलग प्रोविज़न है। तो 5th शेड्यूल प्रोविज़न, 5th शेड्यूल एरिया के हैं वो क्या क्या प्रोविजन है वो हम देख लेते हैं। हर एक स्टेट का गवर्नर जिस स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, एनुअली यानी कि साल में एक बार, या फिर जब भी प्रेसिडेंट उसको बोलते हैं ऑर्डर देंगे, एक रिपोर्ट बना के देगा प्रेसिडेंट को कि भैया उन शेड्यूल्ड एरिया के अंदर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। समझ में आ गया, ईजी पॉइंट था। यूनियन गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है कि वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को डायरेक्शन दे सकती है इस शेड्यूल एरिया के अंदर ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करो। तो पावर किसके थ्रू आती है, गवर्नर के थ्रू आती है। पार्ट 4 जो है 5th शेड्यूल का, उससे क्या होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टैक स्टेट्स हैविंग शेड्यूल एरिया, जिन एरिया में जिन स्टेट्स के अंदर शेड्यूल एरिया है ना, वहाँ पर एक काउंसिल सेटअप करने की पावर होती है। वो किस में वो कहाँ से आती है पावर, पैरा 4 है ना, जो पार्ट 4 बोले थे मैंने स्टार्टिंग में उसको, सॉरी, पैरा 4 जो है 5th शेड्यूल का, वहाँ से एक पावर आती है, उसको बोलते हैं टैक, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल का मतलब एडवाइस देगा, ध्यान रहे। अब इस एडवाइजरी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन है नॉट मोर देन 20 मेंबर्स ऑफ होम 3/4, 20 मेंबर्स, उसमें 3/4 ज़्यादा नहीं, यानी कि 15 मेंबर्स ज़्यादा नहीं, जो कि कहाँ के होने चाहिए, उसी शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होने चाहिए स्टेट के, ठीक है। अगर ये जो नंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर ये कम होता है तो सीट टैग टू बी फिल्ड बाय सच रिप्रेजेंटेटिव, जो रिमेनिंग सीट्स हैं ना वो उन्हीं ट्राइब्स के जो बाकी मेंबर्स होंगे ना वो फिल कर देंगे, यानी कि 20 के आसपास जो लोग होते हैं उसमें से 3/4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए वो लोग, और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट होने चाहिए। अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट नहीं है तो उसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं उन ट्राइब्स के, उनको वो सीट दे दी जाएगी काउंसिल के अंदर। टैग का फंक्शन क्या होता है, टैग एडवाइस करता है, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए और उनके एडवांसमेंट के लिए शेड्यूल ट्राइब के स्टेट में, ठीक है, और जो भी पावर उनको रेफर की जाती है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर जो है प्रेस्क्राइब करते हैं और रेगुलेट करते हैं। प्रेस्क्राइब का मतलब आप प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हो ना डॉक्टर के पास कि मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे दो, तो उसी तरीके से गवर्नर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और रेगुलेट भी करते हैं। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है। कोई प्रॉब्लम चल रही है बैंक में, आरबीआई होता है कि हाँ ठीक है हम ठीक करेंगे लाओ। तो गवर्नर का भी यही होता है, सुझाव भी आपको देगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको ठीक भी कराएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं काउंसिल के, और उनका जो अपॉइंटमेंट का मोड होता है, और जो उसके चेयरमैन का, जो काउंसिल के चेयरमैन होता है उनके अपॉइंटमेंट का मोड होता है, और जो ऑफिसर्स होते हैं और जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उसकी जो मीटिंग्स कंडक्ट होते हैं, और वो सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, गवर्नर के अंडर आते हैं। सबको अपॉइंटमेंट वगैरह, प्रोसीजर, सर्वेंट्स वगैरह, ऑफिशियल्स, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह कैसे होंगे, सबके सब कौन डिसाइड करता है, गवर्नर।
शेड्यूल्ड एरिया के रिगार्डिंग ध्यान रहे, गवर्नर में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन यानी कि सार्वजनिक नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को जो कि पार्लियामेंट का है या फिर लेजिस्लेचर स्टेट के लेजिस्लेटर का, विधानसभा का है, विधान सचिव उसका विधान परिषद विधानसभा का है, वो एक ही बात हो जाती है ऑब्वियसली, कि वो शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई होना है या नहीं होना। ये किसके पास पावर है? गवर्नर के पास। वो डिसाइड करेगा भैया शेड्यूल्ड एरिया की प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए केंद्र सरकार का या फिर राज्य सरकार का कोई भी कानून है वो इस एरिया में लागू होना देना है या नहीं होने देना है। ठीक है, ओके। गवर्नर may make regulations for the peace and the good government of any area and state which is for the time being a scheduled area. Such regulations may prohibit or restrict the transfer of land of among members of the scheduled tribe in such area, regulate allotment of land to members of ST such area. सिंपल सी बात है, गवर्नर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहाँ पर पीस और गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस को मेंटेन करेगा। वहाँ की इवन वहाँ की जो लैंड के रिगार्डिंग जो सेल परचेज होता है उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन लगाना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, ये सब भी गवर्नर की पावर के अंडर आ जाता है। ऐसे रेगुलेशंस लगाने के दौरान गवर्नर में रिपील, ध्यान रहे, रिपील कर सकता है किसी भी एक्ट को, अमेंड कर सकता है किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को, लेजिस्लेटर के एक्ट को, अगर लेकिन उसके लिए उसको एसेंट चाहिए होगा किसका? प्रेसिडेंट साहब का। प्रेसिडेंट साहब की एसेंट के बाद किसी भी पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर के एक्ट को वो रिपील यानी कि खारिज भी कर सकता है और अमेंड यानी कि बदल भी सकता है। तो गवर्नर के पास शेड्यूल्ड एरियाज वगैरह को लेकर बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? भैया फिफ्थ शेड्यूल जो होता है उसकी एग्जीक्यूशन जो पावर्स होती है ना वो यूनियन के पास होती है, और ये किसके लिए होता है? शेड्यूल्ड एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। सिक्स शेड्यूल इसकी जो पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट की पावर्स होती है। ये होता है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। पावर ऑफ गवर्नर अंडर फिफ्थ शेड्यूल, ये तो हम लोगों ने भी पढ़ ही लिया है। हु कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एरियाज अंडर फिफ्थ, ये भी हम लोगों ने गवर्नर का देख लिया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की प्रोविजंस, ये भी हम लोगों ने देख लिए हैं। टैग का कॉम्पोजिशन और की फंक्शन हम लोगों ने ये भी देख लिए हैं। हमको ये देखना है कि व्हाट आर शेड्यूल्ड एरियाज, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज बेसिकली वो होते हैं जहाँ पर मार्जिनलाइज पीपल जो होते हैं ना वो लोग रह रहे होते हैं, दोज पीपल हु कुडंट मूव इन टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो उन एरियाज़ की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेशल प्रोविजंस निकाल के लाती है। ठीक है, कुछ स्पेशल कानून होते हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि उनकी जो एक लाइफ है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें। इसलिए हम लोगों ने उनको स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कर रखे क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के रूट्स भी हैं। ठीक है, इसलिए ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज, इन लोगों के साथ हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा दिया जाता है। जो कि लोकसभा में नॉमिनेट किए हैं 15 MPs। ठीक है, देखते हैं लोकसभा के जो स्पीकर हैं, क्या नाम है उनका? ओम बिरला जी। और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना वो कोटा थी, ध्यान होना चाहिए आपको, जनरल अवेयरनेस के लिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। उन्होंने नॉमिनेट किए 15 MP फ्रॉम जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन लोकेशन से। किस लिए उनको एज एसोसिएट मेंबर नॉमिनेट किया गया है? कहाँ नॉमिनेट किया गया है? डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर। क्या होता है डीलिमिटेशन कमीशन? लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं किसी स्टेट के अंदर कि भाई कितना कौन सा एरिया आएगा, उसकी कहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, ठीक है, कितने यहाँ से मेंबर होने चाहिए, वो सब उसकी बाउंड्री क्या सेट करेंगे, वो होता है डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, और असिस्ट करेंगे इस पैनल को क्या करने में? रीड्रॉ करने में पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पार्लियामेंट्री लेवल की, ठीक है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और ये विधानसभा, ये विधान परिषद वगैरह ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। ये जो अपनी यूनियन टेरिटरी है ना जम्मू एंड कश्मीर, इसकी बात कर रहे हैं। असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएट मेंबर्स जो हैं ये कौन होंगे? Members of Parliament or Legislative Assembly of State for which the Delimitation Commission is set up are drawn in as associate members to help the panel in tasks। ठीक है, ये तो हो गया। इसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ, बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने 6 मार्च को कॉन्स्टिट्यूट किया था डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, ओके, तो एक बार हम नीचे पढ़ लेते हैं पहले डीलिमिटेशन क्या होता है। पहले इनको ये देखो, सीक्वेंस भी इनकी सही नहीं होती इन साइड की, उन्हें थोड़ी शिकायत इन लोगों से। ऊपर जाएंगे हम लोग वापस, पहले ये देख लेते हैं डीलिमिटेशन का लिटरली मीनिंग। लिटरली मीनिंग क्या होता है कि बुक में इसका मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या होता है। लिटर और वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग निकाले तो क्या बनता है? कभी कभी वर्ड कुछ होते हैं उनका सेंटेंस में मीनिंग कुछ बन जाता है। तो लिटरल मीनिंग ये होता है कि प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स, किसी भी चीज़ की सीमा को तय करना, बाउंड्री को तय करना। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो भारत के विभिन्न जो क्षेत्र है ना उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी एक स्टेट के अंदर जिनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जहाँ पे कानून बनाने वाली एक बॉडी है। ठीक है, लेजिस्लेचर वर्ड जहाँ आ रहा है वहाँ पे कानून बनाना, बिल बनाना, एक्ट बनाना, MP, पार्लियामेंट, मिनिस्टर, इनकी बात की जा रही है। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे आ रहा है, एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि वो इंसान एग्जीक्यूट कर रहा है।
सॉफ्टवेयर की फाइल्स जो होती है ना कंप्यूटर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उनका सॉफ्टवेयर जो होता है ना उसकी फाइल होती है .exe एग्जीक्यूशन। जहाँ वर्ड एग्जीक्यूशन आ रहा है मतलब ये इंसान इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता है। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये वो ऑफिसर होता है जो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है भैया? प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बहुत सारे केसेस में अपने जो प्रेसिडेंट है वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये इनसे पता होना चाहिए आपको कि लेजिस्लेचर वर्ड की बात हो रही है, मतलब लेजिस वर्ड जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर लेजिस लैंग्वेज लिखने से आता है, वो सब रिटर्न, वो सब बिल वगैरह। तो ये एक्सरसाइज को कैरी आउट कौन करता है? डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को, डिलिमिटेशन जो है वो अंडरटेक किया जाता है एक हाईली पावरफुल कमीशन होता है, यानी कि इसमें जो लोग होते हैं वो हाई प्रोफाइल के होते हैं। फॉर्मली इसको बोलते हैं, दे आर फॉर्मली नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन, दोनों ही नाम से आ सकता है। प्रीलिम्स के अंदर ऐसे जो दूसरा नेम होता है ना ऑल्टरनेट नेम, उससे कंफ्यूज करके कोई ऑप्शन दे दिया जाता है। ये जो बॉडीज़ हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि इनके ऑर्डर जो हैं वो फोर्स ऑफ लॉ होता है, ठीक है ना, यानी कि इसको कोर्ट के अंदर अब चैलेंज कर भी नहीं सकते। इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो भैया ले लिया बस, इसलिए इसको पावरफुल कमेटी बोला गया है, पावरफुल कमीशन। सच कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एटलीस्ट 4 टाइम्स इन इंडिया, इससे पहले 4 बार किए जा चुके। कब कब? 1952 के अंदर, 1963 में, 1973 में और 2002 में, इससे पहले 4 बार हो चुके हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी कहीं अगर पूछ लिया स्टैटिक पार्ट तो लिख सकते हो। कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं वो एनफोर्स कर दिए जाते हैं एज पर द डेट स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति की ने डेट को स्पेसिफाई किया उसी दिन इस कमीशन के ऑर्डर जो हैं वो एनफोर्स किए जाएंगे। एनफोर्स मतलब लागू किए जाएंगे। कॉपी ऑफ दीज ऑर्डर्स आर लेड बिफोर द लोकसभा और कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लोकसभा, वहाँ पर इस बिल की कॉपी, ये कमीशन की जो रिपोर्ट की कॉपी होती है वो प्लेस कर दी जाती है। रिपोर्ट कह रहा हूँ, ऑर्डर की कॉपी प्लेस कर दी जाती है। नो मॉडिफिकेशंस आर परमिटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है? जी नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। क्या वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जी नहीं, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। हम लोगों ने जो पार्ट छोड़ा था, जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, हाँ, हम ये पढ़ रहे थे कि 6 मार्च को वो सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसको हेड कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, क्या नाम है उनका? रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, क्या करेंगी? वो रीड्रॉ करेंगे लोकसभा और असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज का। किसका? ये तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, 4 स्टेट्स हैं, यानी कि 5 लोकेशंस की बात की जा रही है। कमीशन क्या करेगा? कमीशन डीलिमिट कर देगा कॉन्स्टिट्यूंसीज को जम्मू और कश्मीर की। किसके हिसाब से? जो प्रोविजंस है ना जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रिसेंटली डोमिसाइल वाले वीडियो के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, तो ये पता होना चाहिए आपको। जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? लास्ट ईयर आया था 2019 में। किस डेट को प्रेसिडेंट ने साइन किया था? 9 अगस्त को साइन किया था। किस लिए था? इसको डीमोट किया दिया था स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। उसको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं। और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2012, यानी कि यूटी का जो डिलिमिटेशन एक्ट होगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, वो तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, लेकिन ये जो अपने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड है, इनको इस वाले प्रोविजन में 2012 वाले प्रोविजन में डिलिमिट किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कंपोजिशन क्या होता है इस कमीशन का। एक तो हमें पता चलेगा कि इसको हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करता है सेंटर। ठीक है, और इसके 3 मेंबर्स होते हैं, एक सर्विंग होता है और रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हमने इस बार कौन है? रंजना जी। ठीक है, उसको चेयरपर्सन भी बोलते हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन, इनको नॉमिनेट करता है CEC। ठीक है, मतलब या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या फिर जो CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी के नॉमिनेट किया हुआ कोई इलेक्शन कमिश्नर होगा। ठीक है, और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो वर्ड का मतलब पता होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट जी क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि उनका मेन जो काम है वो तो वाइस प्रेसिडेंट का है। एक्स ऑफिशियो मतलब इनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, एडिशनल ऑफिस दे दिया गया है, एक्स्ट्रा ऑफिस बोलते हैं इसको बेसिकली, एक्स्ट्रा ऑफिशियो। वाई डिलिमिटेशन, वाई का आंसर बहुत ज़रूरी है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भैया इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है, इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को। देखो, एक मान लो ये स्टेट होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये स्टेट के अंदर ना हमको एक लोकसभा इतनी है, एक लोकसभा इतनी है, एक लोकसभा ऐसे लंबी है, एक लोकसभा ये पूरी की पूरी बड़ी है। तो मान लो 1 2 3 4 हम लोगों ने ये लोकसभा बना सकते हैं। यहाँ से एक MP उठता है, यहाँ से एक MP उठता है, यहाँ से एक MP उठता है, यहाँ से एक MP उठता है।
तो जब रीड्रॉ की बात करेंगे तो हम क्या करने, हम हर बार कोशिश ये करते हैं कि वी ब्रिंग इट क्लोज टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं होता कि हर बार जब भी हम रीड्रॉ करते हैं तो हर बार क्लोज टू एकदम एग्जैक्ट डिवीजन हो जाता है, नहीं नहीं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्लोज टू लेके आए। तो अब ये रीड्रॉ करना चाह रहा था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इक्वल एमपीज निकल के आए। ये क्या है, ये मोटिव होता है। फेयर डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल एरिया सो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी डजंट हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स इन इलेक्शन। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया को आप बराबरी बांटना चाहते हो। फिर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं आप, वन वोट वन वैल्यू, एक वोट की एक कीमत, ये भी ध्यान रहे आपको। अब डिलिमिटेशन कैरी कैसे किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। आर्टिकल 82 जो है वो पार्लियामेंट का वो इनेक्ट करता है कि डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस, सेंसस मतलब जनगणना, हर जनगणना के बाद आप एक डिलिमिटेशन एक्ट के साथ चेक कर सकते हो कि भैया यहाँ पर इतने लोगों की पॉपुलेशन ऐसे ऐसे आई है, अब यहाँ पर हमको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की जा सके। 170 के अंदर स्टेट्स जो होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो दो आर्टिकल हमारे डिलिमिटेशन के तौर पर बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। कहीं इंट्रोडक्शन में लिखा जा सकता है या फिर कहीं पूछा जा सकता है कि हाउ डिलिमिटेशन हैपन्स, तो उसमें लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए, अच्छी न्यूज़ है ये। वंस द एक्ट इज इन फोर्स, एक बार जब कानून लागू हो जाता है, यूनियन गवर्नमेंट फिर सेटअप करती है डिलिमिटेशन का कमीशन, यानी कि ये जब एक्ट पास जाते हैं ना, ये जब फोर्स में आ जाते हैं उसके बाद डिलिमिटेशन का कमीशन सेटअप किया जाता है। आ जाते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन के ऊपर। प्रीवियस डिलिमिटेशन कमीशन, उनके पावर फंक्शन, ठीक है प्रीवियस तो कर ही लिया हम लोगों ने। पावर एंड फंक्शन इसके बहुत लंबा हो जाएगा यार, एक एक का चारों के पावर बताना, तो ये तो सेपरेट में पढ़ना पड़ेगा हमको, इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। कॉम्पोजिशन कमीशन की हम लोगों ने बात कर ली, रिटायर्ड जज होते हैं, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर वगैरह होते हैं वो। हु कैन सेटअप, सेंटर कैन सेटअप। आर चेंजेस अलाउड इन फाइनल ऑर्डर्स, नो भैया, नो चेंजेस आर परमिटेड। विच आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड, आर्टिकल नंबर हमने अभी भी पढ़े थे ना 82 और 70, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाई कोर्ट आस्क आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू री इंस्टेट रमेश कुमार। मुझे याद आ गया, हाई कोर्ट का जो मैंने आपको बताया ना 217 का क्लोज 1 ही है वो, हाँ वो ठीक है 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ भी हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को बोला है कि आप री इंस्टेट करो रमेश कुमार को। अब रमेश कुमार कौन थे, उनको री इंस्टेट करना। देखो री इंस्टेट ना एक गवर्नेंस का ही वर्ड है, इसका मतलब होता है टू गिव बैक अ जॉब और अ पोजीशन दैट वाज टेकन बैक फ्रॉम समवन, उसको वापस कर दो उनकी जॉब और पोजीशन। तो क्या है ये, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जाना कि लेटेस्ट हाई कोर्ट बने हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश की पंचायत राज का एक ऑर्डिनेंस था। ऑर्डिनेंस आपको पता है, मैंने बता दिया, जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट वगैरह सेशन में नहीं होता तो गवर्नमेंट पास करती है एक ऑर्डर, ताकि वो कुछ पीरियड के लिए रहता है, उसके बाद उसको एक्ट और लॉ बनाया जाता है जब तक सेशन में ना आ जाए असेंबली या पार्लियामेंट। एंड द कॉन्सिक्वेंशियल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी कि उन्होंने बोला कि आपने जो ऑर्डिनेंस पास किया उसके बाद, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब इसके बाद जो भी आपने ऑर्डर पास किए थे इससे रिलेटेड, उस सारे के सारे हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिए। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि वो रीइंस्टेट करे रमेश कुमार को विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि तुरंत इनको रीइंस्टेट किया जाए। इशू क्या था, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स किए थे, जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है ना उसको 5 से 3 ईयर्स कर दिया था। जिससे क्या हुआ था, रिजल्टिंग इन द एक्सपल्जन ऑफ स्टैंडिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द पोस्ट। स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर थे ना, उनको उस टाइम पर जो थे रमेश कुमार थे, उनको उनके पोजीशन से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस में उनका टेन्योर 5 से कम करके 3 कर दिया गया था। अभी जो ऑर्डिनेंस है ना, इससे क्या हुआ था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उनके पास एक एडिशनल पावर भी दे दी थी उन्होंने, कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और पनिश कर सकते हैं कैंडिडेट्स को एनी टाइम आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ समझते हो ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर। अब हाई कोर्ट ने क्यों उसको ऑर्डिनेंस को स्टक डाउन किया है, जो पावर है ना, दो आर्टिकल 213 के अंदर पावर है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की। प्रोमलगेट का मतलब होता है ऑफिशियली अनाउंस करना किसी ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस मैंने आपको बता ही दिया है, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा ऑर्डिनेंस क्या होता है, प्रोमलगेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें उनको डेली सुनते रहते हैं, उनको याद हो गई होंगी, स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती चीज़ों के लिए। अब ये भी याद कर लो कि ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल 213 के अंदर आता है, ये बार बार आपको याद होना चाहिए।
बट वॉज कंडीशनल ऑन द सेटिस्फैक्शन दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टेड फॉर सच एन एक्शन, यानी कि वो कहना चाह रहा है ये उस कंडीशन पर सेटिस्फाई करता है ऑर्डिनेंस की पावर कि वो सिचुएशन जो भी सर्कमस्टांसेस है ना वो सेटिस्फाई करे उस सिचुएशन को। लेकिन आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपने किसी स्टेट इलेक्शन कमीशन का टेन्योर 5 से 3 कर दिया है, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया। इम्पंज्ड ऑर्डिनेंस जो है वॉज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 क्या होता है और इम्पंज्ड ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखो, इम्पंज्ड जो होता है ना बेसिकली वो होता है कि थ्रोइंग सम डाउट ऑन द वैलिडिटी और ऑन द ट्रुथ ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस था, इसके ऊपर उन्होंने इम्पंज किया है कि भाई ये वायलेट करता है आर्टिकल 243 के को। 243 के क्या होता है? इसमें कंडक्ट होते हैं इलेक्शन कमीशन के टूवर्ड्स पंचायत। ठीक है, जो स्टेट करता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ही कुड नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड बाय हाई कोर्ट फॉर हाई कोर्ट जज। जिस तरीके से हाई कोर्ट के एक जज को हम लोग रिमूव करते हैं उसी तरीके से आप एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकते हो अगर बीच में रिमूव करना है तो। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट किए स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि उसमें एक स्टेट इलेक्शन का कमिश्नर होगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन इन पंचायत लेवल पे और म्यूनसिपलिटी के लेवल पे। ये आपको पता होना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बहुत खूबसूरती से आप लिख सकते हो। फिर इनकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो इनको अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे गवर्नर। ऑलराइट, और आर्टिकल 243C3 है, उसमें गवर्नर को ये होता है कि जब रिक्वेस्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन की उनको स्टाफ की ज़रूरत है तो गवर्नर उनको ये वाला स्टाफ अवेलेबल करवाता है ताकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अपने सारे के सारे फंक्शंस को नेसेसरली डिस्चार्ज कर सके। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, क्या ये सिमिलर मैंडेट है? मैंडेट का मतलब होता है कि ऑफिशियली एक पावर दे देना ग्रुप ऑफ पीपल को टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शन, उसको मैंडेट बोलते हैं। तो क्या ये सिमिलर मैंडेट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, और क्या इनकी पावर सिमिलर है इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 243 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है कि भैया ये आर्टिकल 243 के में लिखा हुआ है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और 324 के अंदर होता है इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ध्यान रहे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सेम स्टेटस एंजॉय करता है जो इलेक्शन कमीशन का है। ध्यान रहे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, फुली आइडेंटिकल नहीं है। 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फोसाइज़ किया था। एम्फोसाइज़ करने का मतलब होता है फोकस करना, यानी कि जब आप इंग्लिश में कोई जैसे ये जो वर्ड लिखे हो ना इनको बोल्ड कर रखा है तो इन्हीं को एम्फोसाइज़ कर रखा है, यानी कि हाईलाइट कर देना। एम्फोसाइज़ किया था कि जो दो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़ है ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनकी सेम पावर है। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। कब बताया था? किशन सिंह तोमर वर्सेस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद के केस के अंदर। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है इनके जो ऑर्डर्स होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के, स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात मानेगी इलेक्शन के टाइम पर, और असेंबली और पार्लियामेंट पोल्स के लिए इलेक्शन कमीशन जो होता है उसकी बात गवर्नमेंट को माननी होगी इलेक्शन के टाइम पर, वैसे नहीं। ऑल राइट, अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन और ये न्यूज़ में क्यों है? पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 11 मेंबर की कमेटी बनाई है, ठीक है, जिसको एथलेटिक फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है ना एडली सुमारीवाला, वो लीड करेंगे इस कमेटी को। और ये क्या करेगी? ये मॉनिटर करेगी एनुअल ग्रांट। एनुअल ग्रांट का मतलब क्या होता है? एक साल के अंदर जितना पैसा वैसा देना होता है ना वो सब। और एफिलिएशन फीस जो है इसके मेंबर्स की 2020 और 21 के साइकिल की, यानी कि कमेटी बनाई गई है, वो पैसा वैसा देखेगी भैया एक साल में इसके मेंबर्स को कितने पैसे वैसे जाने होते हैं। और उस कमेटी को लीड कौन करेगा? एडली सुमारीवाला। और ये कौन है? ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक गवर्निंग बॉडी है और ओलंपिक मूवमेंट और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ इंडिया की। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कितनी है आपको पता होना चाहिए, 54 है। ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? ये वो सारी कंट्रीज़ जिनमें किसी ज़माने में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी, तो इन सब ने अपने आप को कॉमनवेल्थ डिक्लेयर कर लिया है, हालांकि ब्रिटिशर्स ने करवाया था, ठीक है। तो इंडिया भी इसका पार्ट है। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये मेंबर किस किस का हो रहा है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का है, एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर ऑप्शन में आ सकते हैं सारे के सारे कि IOA किस किस का पार्ट है, बिल्कुल आ सकते हैं भैया ये, ठीक है। और ये सारे के सारे किसके अंडर आती है? ये वाली मिनिस्ट्री इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ,
अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स गवर्नेंस को देखते हैं, उनको एडमिनिस्टर करना होता है, उनके कंट्री के अंदर स्पोर्ट्स एथलीट्स का जो वेलफेयर होता है ना, उस सबको देखते हैं। फिर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स के अंदर, बाकी इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन जैसे IOC, CGF, OCA, ANOC, इन सब के अंदर इंडिया का क्या रिप्रेजेंटेशन वगैरह रहेगा, कौन प्लेयर जाएगा, किसको कितनी ट्रेनिंग का कितना पैसा दिलवाना है, किसको कहाँ से कोचेस दिलवाने हैं, किसका ट्रैवल वगैरह सब कुछ ही देखते हैं। तो ये सब कुछ IOA देखता है। फाउंडेशन, इसको फाउंड किसने किया था, 1927 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी, और उस टाइम पे सर दौरब जी टाटा जो थे वो इनके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर AG नोरेन जो थे उस टाइम सेक्रेटरी जनरल थे इसके। ठीक है, ये रजिस्टर्ड है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसाइटीज़ री रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, उसके अंदर है। कॉम्पोजिशन यानी कि कितने मेंबर वगैरह क्या कुछ होते हैं। मेंबर जो IOA के होते हैं उसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन होते हैं, IOC के मेंबर्स होते हैं, और मल्टी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। गवर्नेंस, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो करंटली 32 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, 32 मेंबर्स ध्यान रहे, और इनके इलेक्शन जो होते हैं हर 4 साल में होते हैं।